क्या हमें भूख लग भी रही है कि नहीं लग रही। मैक्सिमम लोगों को तो भूख लगती ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेविंग की वजह से खा रहे हैं। हम बोलते हैं घर का ही तो खाना खा रहा हूँ, फिर क्यों बीमार पड़ गया, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों है कि मैं घर का खाना खाने के बाद भी थोड़ा सा सुस्ती आ रही है, एनर्जी नहीं लग रही। जो भी खाना भोजन नहीं है वो हमें नहीं लेना है। भोजन, भूमि से जिसका जन्म हुआ है वो भोजन है, यानी कि जो प्रकृति से आया है। आप उसको अगर पका करके भी खा लेंगे वो सही है, लेकिन जो फैक्ट्री से आया है, जो पैकेज फूड है, वो खाना है। पहली बात तो हमें अपने टर्मिनोलॉजी पे काम करना होगा, क्योंकि पूरे भारत में यही बात चलती है कि हम खाना खा रहे हैं। तो खाना मत खाइए, भोजन करिए। तो इस भारतीय भोजन की क्या खासियत है, या लोग इसे कैसे खाएं कि वो बीमार बिल्कुल ही ना पड़े? तो डाइटिंग करना भारतीय भोजन नहीं है। हम कहेंगे देसी घी प्योर नहीं मिलता, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिना देसी घी के गुजारा भी नहीं है। 1 चम्मच देसी घी दवाई है फीमेल के लिए। एटलीस्ट फीमेल का हार्मोनल हेल्थ इतना बिगड़ रहा है, मेल से ज़्यादा फीमेल बीमार पड़ी हैं और फीमेल से ज़्यादा बच्चे बीमार पड़े हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पीछे न्यूज़पेपर आर्टिकल कहता है कि हर 3 में से 1 बच्चे का ट्राइग्लिसराइड हाई है, और दिल्ली उसमें से टॉप पे है, नंबर 1 पे है, जहाँ पर कि बच्चे में 9 साल के बच्चों में हाइपरटेंशन, हाई बीपी की प्रॉब्लम देखी जा रही है। क्यों? भोजन सही नहीं है। घी की क्यों ज़रूरत है, या फिर फैट की क्यों ज़रूरत है आपकी मील में? हम फैट फ्री के चक्कर में पागल हो जा रहे हैं। अगर आपके मील में, आपके भोजन में फैट है, प्रोटीन है, तो संतुष्टता रहेगी, सेटिस्फैक्शन रहेगी। आपके सेल्स को, आपके कोशिकाओं को न्यूट्रिशन मिलेगा। पूरे भारत में हर 10 में से 9 लोग कॉन्स्टिपेटेड हैं। उनको खुद को भी नहीं पता है मैक्सिमम लोगों को कि हमें कॉन्स्टिपेशन है। ये अमेरिकन स्लीप स्टडी का कहना है कि 62% विश्व को नींद अच्छी नहीं आती। 10 में से यानी कि 6 लोगों की नींद अच्छी नहीं है। एक रात की नींद अगर खराब होती है तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट की तरह इंसुलिन रेजिस्टेंट होने लगते हैं। एक रात की डिस्टर्ब स्लीप आपको, आपकी क्रेविंग को 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिकंदर जी। सिकंदर जी पहले भी हमारे साथ कई बार इंटरव्यू कर चुके हैं। आपको पता होगा कि डॉक्टर अवधेश पांडे के सिकंदर जी बहुत ही खास रहे हैं, और स्वर्गीय डॉक्टर अवधेश पांडे के आपने बहुत सारे इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर देखे होंगे। तो आज हम सिकंदर जी, जो कि एक हेल्थ कोच हैं, आज हम उनसे बात करेंगे कि सिकंदर जी की सबसे पहले तो सिकंदर जी मैं आपका स्वागत करूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। सिकंदर जी, आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि हंगर और क्रेविंग ये हर किसी को होती है, और ना हर किसी को ये भी नहीं पता होता है कि हंगर है या क्रेविंग है। तो आज हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे, और सवाल इतने आपको अपनी लाइफ से रिलेवेंट लगेंगे कि आप सोचेंगे कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है, ये ऐसा तो हमने भी किया है। तो आज हम उन्हीं नॉर्मल चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, उन पे ही बात करेंगे कि ये चीज़ क्यों होती है और इसका अल्टरनेट क्या है। क्योंकि हम लोग अपने लाइफस्टाइल में हमने जंक फूड को भी बहुत जगह दे रखी है। अगर हमें छोटी मोटी भूख लगती है, हम फटाफट जंक फूड खा लेते हैं। तो उसकी जगह हम ऐसा क्या करें कि हम बिल्कुल भी बीमार ना पड़े। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हंगर होता है वो क्या होता है, भूख क्या होती है दरअसल? जी, तो बड़ा एक अच्छा ही क्वेश्चन है हंगर। तो मैं अपनी आज की बातचीत को शुरुआत करूँगा अपने बारे में थोड़ा सा बताते हुए कि मैं एक हेल्थ कोच हूँ, और हेल्थ कोच बहुत सारे लोगों ने इस टर्म को सुना भी होगा, जानते भी होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ हेल्थ कोचिंग कुछ भी नहीं है। वो वही है जो आयुर्वेद में लिखा है, बस उसको सिंपली हम हैबिट्स, इमोशंस और बिहेवियर के फॉर्म में सभी को एडुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्योंकि मेरे मेंटोर डॉक्टर अवधेश पांडे जी कहा करते थे कि मेडिकल एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। अब मैं मेडिकल एजुकेशन दे नहीं सकता हूँ बिकॉज मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ,
मैं कोई डाइटिशियन भी नहीं हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं हूँ, मैं एक हेल्थ कोच हूँ जिसने अलग अलग जगहों से सर्टिफिकेशन लेके पढ़ के सारी चीज़ें सीख के हेल्थ के बारे में नॉलेज इकट्ठा किया, और मैं पिछले 1.5 साल से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस कोचिंग को। और इस बीच मैंने देखा कि हम बहुत कुछ करते हैं, डॉक्टर्स दवाई लिख के देते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल सॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स, ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट, वो सब अपना काम बहुत बखूबी अच्छे तरीके से करते हैं, वो दवाई लिख के देते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मिस रह जाती है, थेरेपियाँ ले रहे हैं लोग और तरह तरह की डाइट्स ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर भी एक चीज़ मिस रह जाती है, वो ये कि क्या हमें भूख लग भी रही है कि नहीं लग रही। मैक्सिमम लोगों को तो भूख लगती ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेविंग की वजह से खा रहे हैं। एक तरह से हम ये समझें तो अगर हम अब भूख की बात कर रहे हैं, जो वंदना मैम आपका क्वेश्चन है कि हंगर, ये हंगर है क्या, भूख क्या है, तो भूख जो होती है वो ग्रेजुअली लगती है। ऐसा नहीं होता है कि अभी 5 मिनट पहले मैं कहीं बैठा हुआ था और अभी 5 मिनट बाद ही मेरा विचार हुआ कि मुझे भूख लगी है। भूख कभी ऐसे नहीं होती कि एकदम से लगेगी और स्पेसिफिक लगेगी। स्पेसिफिक मतलब मुझे ये ही खाना है और ये नहीं खाना है। अगर मुझे ये मिला तो मुझे भूख है, अदरवाइज मुझे भूख नहीं है, तो मेरा मन मर गया जी। तो इसे भूख नहीं कहते हैं। और भूख कुछ इस तरीके की चीज़ है कि ये धीरे 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 आती है, सिग्नल की तरह आती है, और ये बॉडी का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो हमारी जो भूख है वो बॉडी की भूख है, ये कहना चाहिए। वहीं पर अगर हम क्रेविंग को थोड़ा सा समझेंगे तो क्रेविंग क्या है, जो भूख नहीं है वो क्या है, वो क्रेविंग है। क्रेविंग क्या है, वो कहीं ना कहीं इमोशनल हंगर है। हम इमोशनली हो करके थॉटफुल नहीं है, वहां पे कॉन्शियस नहीं है, और हम वहां पर हमें क्रेविंग हो रही है और हम खा रहे हैं। तो भूख बहुत सिंपल है, हंगर बहुत सिंपल है। हंगर बॉडी को लगती है। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि बॉडी को हंगर क्यों लगती है। देखिए, हम जब भी हमें भूख लगती है तो हम फटाफट क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया भूख लगी है, पेट भरना है। बहुत सिंपल है, पेट भरना है। पेट भरने के लिए हम खाना खाते हैं। तो आज की हकीकत यह है कि हम खाना जो खा रहे हैं उससे हम पेट तो भर रहे हैं, लेकिन जो हमारे कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो भूखे रह जा रहे हैं। क्योंकि भूख एक्चुअल में सेल को लगी थी, कोशिकाओं को लगी थी, हमारे पेट को बाद में लगी थी। हमने पेट भरा, लेकिन वो जो हमने भोजन लिया, हमने अपने आप से एक बार भी पूछा नहीं कि क्या ये हमारी कोशिकाओं तक जाएगा कि नहीं जाएगा, या सिर्फ पेट में जाकर के बाकी एलिमिनेशन में चला जाएगा, निकल जाएगा। तो हमने ये नहीं पूछा। तो हमारे जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनको जिस तरीके की भूख लगी है, अगर हमने उस तरीके का भोजन नहीं दिया तो फिर धीरे 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 हमारे साथ क्या होता है, हमें ये भूख लगनी बंद हो जाती है, सिग्नल ही नहीं आता है। फिर उसके बाद जो भी चल रहा होता है वो सब क्रेविंग होता है। तो भूख बहुत सिंपल है। जो हमारी कोशिकाएं भोजन ढूंढ रही हैं, पोषक तत्व ढूंढ रही हैं, न्यूट्रिशन ढूंढ रही हैं, वो भूख है। बहुत सिंपल है जी। घर का खाना खाने के बाद भी कई लोगों को भूख लगती रहती है, या फिर उनका एनर्जी लेवल जो होता है वो लो हो जाता है, जबकि लो रहता है। जबकि खाना खाने के बाद तो एनर्जी लेवल अप होना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा आ जाती है। वो थके थके से रहते हैं, उनको बासी आती रहती है। तो खाना खाने के बाद में ये सब क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये हर इंसान के साथ इस समय यही दिक्कत है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भारत में हेल्थ कोचेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ताकि वो हेल्थ के बारे में एडुकेट कर सके। जैसे कि आपका प्रश्न है, आपने कहा कि खाना, पहली बात तो अगर वो खाना खाते रहेंगे तो आप मान के चलिए कि उनको सुस्ती भी आएगी, उनकी ऊर्जा भी जाएगी, एनर्जी भी जाएगी, और उनको वो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, और सारी की सारी प्रॉब्लम आने वाली है। अब हम बोलते हैं घर का ही तो खाना खा रहा हूँ, फिर क्यों बीमार पड़ गया, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों है कि मैं घर का खाना खाने के बाद भी थोड़ा सा सुस्ती आ रही है, एनर्जी नहीं लग रही। क्योंकि हम खाना खा रहे हैं। खाना वर्ड को अगर आप ध्यान से समझेंगे, अरेबिक वर्ड है ये, खाना मतलब ये नहीं खाना है। तो ये कौन सा खाना हम खा रहे हैं? जो भी खाना भोजन नहीं है
वो हमें नहीं लेना है। भोजन, भूमि से जिसका जन्म हुआ है वो भोजन है, यानी कि जो प्रकृति से आया है, आप उसको अगर पका करके भी खा लेंगे वो सही है, लेकिन जो फैक्ट्री से आया है, जो पैकेज फूड है, वो खाना है। पहली बात तो हमें अपने टर्मिनोलॉजी पे काम करना होगा, क्योंकि पूरे भारत में यही बात चलती है कि हम खाना खा रहे हैं। तो खाना मत खाइए, भोजन करिए। हम सनातन से हैं तो हमारे लिए बड़ा अच्छा सा शब्द है ये भोजन। तो अब जब भोजन की बात आती है और खाने की बात आती है, तो क्यों ऐसा होता है कि मतलब ये इतनी दिक्कतें हैं कि हमें वो एनर्जी नहीं मिल पाती, जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर हम खाना खा रहे हैं या भोजन कर रहे हैं तो ऊर्जा मिलनी चाहिए, हमारे को ऊर्जा आनी चाहिए, क्योंकि हमने भोजन इसीलिए करा था क्योंकि हम डाउन फील कर रहे थे, भूख लग रही थी। लेकिन खाना खाया और सुस्ती आ गई, नैप लेने चले गए दिन के दिन में ही। तो मतलब ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमें ये समझना है कि आपका जो ये इच्छा हुई थी, जो मन हुआ था कि मेरे को भूख लग रही है, अगर आप इसको भूख मानते भी हैं तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो हमारे सेल्स हैं, उन्होंने क्रेव किया था, उन्होंने डिमांड करी थी कि भाई हमें न्यूट्रिशन चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात, हमें पोषक तत्व चाहिए। जैसे कि वरना मैम एक चूल्हा होता है, अब चूल्हा जो है हमारा लोहे का चूल्हा है, उसके ऊपर हमने कोई बर्तन रख करके उसके अंदर हम कुछ पका रहे हैं, तो नीचे से अग्नि आ रही है, फायर है, वो उसको गर्म कर रही है, तभी जा करके उसके अंदर कुछ पक पा रहा है, भोजन बन पा रहा है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे, ये पक इसीलिए पा रहा है क्योंकि वो चूल्हा जो है वो लोहे का है। अगर मैं इस चूल्हे को लोहे की जगह लकड़ी का रख दूं वहां पे, तो क्या होगा? मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? वो लकड़ी का जो चूल्हा है उसमें आग लग जाएगी, बन नहीं पाएगा क्योंकि उसमें आग लग गई। तो इसी तरीके से जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो हमारे सेल्स हैं, उसका जो मेकअप है, जो उसका जेनेटिक मेकअप है, जिस तरीके से उसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो सब माइक्रो न्यूट्रिएंट से बना हुआ है, यानी कि विटामिन और मिनरल से मिलके बनता है वो जो हमारी कोशिकाएं हैं। उसके अंदर ग्लूकोज एंटर होता है, उसके अंदर दूसरे अमीनो एसिड्स एंटर होते हैं, उसके अंदर फैटी एसिड एंटर होते हैं, लेकिन जो उसका बाहर का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट से बनता है। लेकिन अगर हम अपने भारतीय होने के नाते हम अपनी थाली देखें, हम सुबह से लेके रात तक तरह तरह के व्यंजन और तरह तरह के खाने खा रहे हैं। उसके अंदर हम खा क्या रहे हैं? रोटी, सब्जी, दाल, चावल। जैसे ही रोटी का जिक्र होता है, हमारे दिमाग में आता है रोटी, कपड़ा, मकान, सर्वाइवल। हर इंसान पहले सर्वाइवल चाहता है, ये बिल्कुल बेसिक नीड है। उस बेसिक नीड में पहला वर्ड क्या आया? रोटी। और अगर हमें आज की डेट में कोई कह देना कि रोटी खाना बंद कर दो, हमें ऐसे लगने लगता है कि पता नहीं क्या कह दिया, कि रोटी के बगैर जिंदा कैसे रहेंगे। रोटी है तो हम हैं, रोटी के साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन इतना अच्छा हो रखा है। लेकिन अगर आप अपनी थाली में देखेंगे कि रोटी, सब्जी, दाल पड़ी है, आप निकालिए उसमें कि कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके पास जा रहा है, यानी कि विटामिन और मिनरल्स कहाँ हैं। क्या मैं इन बातों से ये कहना चाह रहा हूँ कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल ना खा के कोई विटामिन मिनरल वाली चीज़ों को लेना चाहिए? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं आज आपको अपना एक स्टैंड क्लियर कर देता हूँ कि हम भारतीय हैं, लेकिन भारतीय होना हमने बंद कर दिया है, हम कहीं और निकल गए हैं। अगर हम वापस आ जाएंगे और भारतीय हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बीमार कभी पड़ नहीं सकते हैं। मैं इसका छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि विविधताओं का देश है भारत, है ना? आप तरह तरह के भोजन देखते हैं यहाँ पे। दाल बाटी चूरमा जो कि हमारे राजस्थान में फेमस है, वहीं लिट्टी चोखा जो कि कहीं ना कहीं बिहार की डिश है, रेसिपी है। साउथ में आप आते हैं तो साउथ इंडियन थाली मिलती है, गुजरात में आप जाते हैं तो गुजराती थाली मिलती है। इस तरीके से आप किसी भी स्टेट में जाइए, वहां का अपना एक फूड है। आप हर फूड को उठा के देखेंगे तो हमारे जो पूर्वज, जिनको हम कहीं ना कहीं बेवकूफ़ मानने लग गए हैं, हम सोचते हैं हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, जो पहले के लोग थे बेवकूफ़ थे। उन्होंने जो थाली डिज़ाइन करी थी, जो भोजन डिज़ाइन किया था, जो बना रखा है जिस तरीके से, वो पूरा का पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन है, पोषक तत्वों के साथ है। आपको साथ में कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है।
ना आपको विटामिन की या मिनरल की कोई गोली लेने की जरूरत नहीं है। वो फूड, वो भोजन संपूर्ण है अगर आप उस भोजन को सही तरीके से लेंगे तो। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, फिर अपनी बातचीत के बीच में एक आधा एग्जांपल और भी आगे आपको बताऊंगा। हम बात करते हैं दाल बाटी चूरमा की। तो मैक्सिमम लोगों को दाल बाटी चूरमा खाते कैसे हैं ये भी नहीं पता है, बड़ी मुसीबत है। और ये हमारा इतना अच्छा फूड है, जो लोग राजस्थान से हैं वो शायद इस बात को समझेंगे। आप देखिए ना, न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व ये होते क्या हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है, दो तरीके से इसको डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है मॉडर्न एक तरह से साइंस ने। वो कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कितना सिंपल है। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? विटामिन और मिनरल। अब आप वहां पे दाल बाटी चूरमा देखिए, दाल यानी कि प्रोटीन, बाटी यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसके अंदर साथ के साथ आ गया चूरमा। षटरस हमें बताए गए हैं, तरह तरह के टेस्ट हमें बताए गए हैं। ये सारे टेस्ट इसमें कहीं ना कहीं पूरे हो रहे हैं काफ़ी हद तक। उसके बाद ये जो चूरमा है, आप दाल लिया आपने, बाटी लिया, बाटी को आपने थोड़ा सा तोड़ दिया अपने हाथ से। इन हाथों का यूज़ करने के लिए हमारे पूर्वज बता के गए कि चम्मचों के चक्कर में मत रहो और किसी के चमचे मत बनो। चमचों के चक्कर में रहोगे तो चमचे बन जाओगे। अपने हाथ से बाटी को तोड़ो, उसमें दाल डालो, दाल डालो। और दाल हम कंजूसी करते हैं, हमारे पास सब चीज़ों के लिए पैसे हैं, लेकिन दाल रोटी की बात आती है तो रोटी ज़्यादा दाल कम। दाल बाटी चूरमे की बात आएगी तो दाल कम बाटी ज़्यादा। हम बाटी के ऊपर दाल डालते हैं, उसके ऊपर चूरमा डालते हैं। मैक्सिमम लोग चूरमे को अलग चम्मच से खा रहे होते हैं। ये भी नहीं पता है लोगों को कि चूरमा उसी के ऊपर डालना है। क्यों डालना है उसके पीछे का साइंस बता देता हूँ। उसके ऊपर देसी घी डालते हैं। आप किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ बैठ के आप दाल बाटी चूरमा एंजॉय कर रहे हैं, आप देखेंगे वो आपके उसके ऊपर ना देसी घी डालेगा। देसी घी आप अच्छे से डालिए ताकि वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि ये वही देसी घी है जो आपके बावल मूवमेंट को अच्छा करने वाला है, और ये वही फैट है जो आपको टेस्ट और न्यूट्रिशन देने वाला है। आप देखिए कि देसी घी से फैट आ गया, दाल से प्रोटीन आ गया, बाटी से आपके पास कार्बोहाइड्रेट आ गया, और इसके साथ साथ आपको विटामिन्स और थोड़ा बहुत ज़्यादातर मिनरल्स और थोड़ा बहुत विटामिन्स के लिए चूरमा दिया, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डलता था, सारी चीज़ें डलती थी। पहले के चूरमा अलग बनते थे, आजकल कुछ कुछ लोग बहुत उस तरीके से बनाते हैं। ये भी डल गया। ये डलने के बाद आपने जैसे ही घी डाला, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई, उसकी चूरमे की जो मीठा है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा बॉडी में। अब ये कंप्लीट मील हो गया, कंप्लीट न्यूट्रिशन हो गया। अगर आपने इसमें दाल अच्छे से डाल के खाया, याद रखिए जो आज की डेट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हर 2 घंटे में हम कुछ खाने में बैठे हैं। दाल बाटी चूरमा जो लोग अच्छे से खा लेते हैं उनको ऐसा पेट फुल होता है, वो जल्दी करके नेक्स्ट मील मांगते नहीं हैं अगर उन्होंने सही तरीके से खाया है तो। सो ये हुई न्यूट्रिशन की बात कि न्यूट्रिशन हमारे सेल्स को चाहिए। अगर हम न्यूट्रिशन अपनी मील में ले रहे हैं, ऑथेंटिक भारतीय फूड ले रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी ऊर्जा ना रहे, उसके बाद आप लेथार्जिक फील करें, जो आपका क्वेश्चन था। मैं यहाँ पर एक लास्ट बात और ऐड करता हूँ, सही समय पे सही चीज़ लेनी है। सुबह जो है हमारा जो भोजन है उसको हम कहने लगते हैं ब्रेकफास्ट। अंग्रेज चले गए और हमें छोड़ गए, हम सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सुबह आपको प्रॉपर भोजन लेना है, लाइक अ किंग। आप उस समय अच्छा हैवी मील लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि दोपहर में हमें भूख तो लग जाती है, पहले आप सुबह का हैवी करिए तो सही, तब जाकर के दोपहर में आपका उससे कम भूख लगेगी और आप उसमें भी कंप्लीट मील लीजिए। जब आप कंप्लीट मील लेने लगेंगे तो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। आगे बातचीत में मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा कि उसकी वजह से क्या होता है और क्यों हम लेथार्जिक फील करते हैं। लेकिन आप इतनी बात समझ लीजिए, अगर आप दाल रोटी खा रहे हैं, आपने रोटी ज़्यादा ली, दाल क्या था? प्रोटीन कम लिया,
रोटी ज़्यादा ले ली, रोटी में ना तो फैट है, ना विटामिन्स है, ना मिनरल है। आप माल न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं, न्यूट्रिशन आपके कोशिकाओं को, सेल्स को मिल ही नहीं रहा है, और आप सोच रहे हैं मैं तो खा रहा हूँ, दाल रोटी खा रहा हूँ, मैंने कौन सी गलती कर दी, लोग तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, मैं तो दाल रोटी ही तो खा रहा हूँ। लेकिन आप दाल रोटी खा करके भी सुस्त हो रखे हैं। आपकी एनर्जी वो रोटी और दाल ले रही है क्योंकि वो आपकी शुगर को स्पाइक कर रहा है रोटी, लेकिन आपको आपके कोशिकाओं में वो पोषक तत्व नहीं दे पा रहा। और सेल्स मांगते रहते हैं, कोशिकाएं मांगते रहते हैं कि भाई हम भूखे रह गए, प्लीज दो, और आप अपना सिर्फ पेट भर रहे हैं, आपके सेल्स भूखे हैं। जब ये होता रहता है तो हम लेथार्जिक फील करते हैं और हमें ऐसी फीलिंग आती है कि खाना खा लिया, भोजन कर लिया, लेकिन अभी भी मैं थका थका हूँ, एनर्जी की कमी है। अभी आपने भारतीय भोजन की बात करी, हम सब लोग भारतीय भोजन ही खाते हैं वैसे तो, लेकिन भारतीय भोजन का जो मायने है सब लोगों के लिए अलग अलग होता है, जैसा कि अभी आपने बताया। तो इस भारतीय भोजन की क्या खासियत है, या लोग इसे कैसे खाएं कि वो बीमार बिल्कुल ही ना पड़े? जी, बहुत बढ़िया ये प्रश्न है, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हम कहीं पर भी जाएं, आज की डेट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि सामने वाले को लगता है कि हम सब कुछ ही गलत खा रहे हैं, सारा कुछ गलत है क्योंकि सब चीज़ों में मिलावट है, हम ये मान के बैठे हैं। मैं भी ये बोलता हूँ कि मिलावट तो है, चलिए ठीक है, अब आप कर क्या सकते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है? कि आपके पास इतने अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप सभी तरीके का सुपर फूड दुनिया के अलग अलग कोनों से मंगा करके वो खाने लग जाएं जिसमें मिलावट नहीं हुई? पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है ये। अब होने को तो यही हो रहा है कि हम जो भी खा रहे हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं डाउट भी है, और क्योंकि हम बेस्ट नहीं कर पाते इसीलिए हमारा ध्यान बेटर पे जाता भी नहीं है। हमें लगता है देखो हमारा खाना बेस्ट तो है नहीं, तो हम जो मिल रहा है हम वो खा लेते हैं, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि हम इसको बेटर कैसे करें। कहीं ना कहीं तो हमसे कहीं ना कहीं चूक हो रही होगी। इसमें सारा खेल समय का है। सुबह का जो टाइम है उसमें मैंने जैसे अभी पहले ही बताया, वी नीड टू ईट लाइक अ किंग, मतलब हमें राजाओं महाराजाओं की तरह सुबह का भोजन हैवी करना चाहिए, दोपहर का उससे थोड़ा हल्का करना चाहिए, और रात का हमें थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा जाकर के लाइट करना चाहिए। हम आजकल इतना सुनते हैं कि हमारा भोजन सही नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि हमें किसी ना किसी डाइटिशियन की ज़रूरत होगी, किसी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा करके। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल सॉर्ट ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट्स, मैं किसी डाइटिशियन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन डाइट चार्ट मिलता है हमें एक डाइटिशियन से। डाइट चार्ट से क्या होता है, डाइट चार्ट बड़ा फैंसी सा होता है, 2-3 पेज का, हमारे घर पे आके कोने में पड़ा रहता है, कोई फॉलो नहीं कर पाता है, बड़ी मुसीबत है। या फिर फॉलो करते हैं तो 1 या 2 दिन फॉलो करेंगे, उसके बाद में नहीं होता है वो। जी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैम अगर फॉलो कर भी लें, कितने दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद कहीं ना कहीं हम वापस जब आते हैं तो जो हमने उससे वेट लॉस किया है, जो भी हमने उससे रिलीफ मिला, वो वापस पुट ऑन हो जाता है, और शायद ज़्यादा ही हो जाता है। क्या इसमें उस डाइटिशियन की गलती है? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उसने अपना काम किया, उसने अपनी पढ़ाई कर रखी थी, उसने अपनी तरफ से बेस्ट बताया, उसकी तरफ से कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो डाइटिंग है, ये वेस्टर्नाइज कंसेप्ट है, ये ऐसा कंसेप्ट है कि आपके ऊपर थोपा गया है, और कोई भी थोपी हुई चीज जो इम्पोज करी गई है वो आज नहीं तो कल सत्य तो सामने आ ही जाता है, प्रकट हो ही जाता है। जैसे ही वो डाइट चार्ट जाएगा, सच आपके सामने होगा। आपकी आदतें नहीं बदली, आपने उस डाइट चार्ट को अपने ऊपर थोप लिया, हैबिट्स वहीं की वहीं हैं। लेकिन अगर हैबिट्स बदल जाती तो आप ऐसे हो जाते कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप हो रहा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब भारतीय भोजन के ऊपर हम बात कर लेते हैं, जो कि प्रश्न भी है। तो डाइटिंग करना भारतीय भोजन नहीं है। पहली बात मैं बोलूँ, आपको हमेशा जब भी आप किसी समस्या में हो, आपको अपने आप से पूछना है, हमारे दादा नाना नानी, हमारे जो बिल्कुल परदादा, जो और ग्रैंडफादर से जो पिछली पीढ़ियां थी, वो क्या करती थी जो ठीक रहती थी, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। आपके मन में पहला विचार आएगा, पहला थॉट आएगा, उनके टाइम में ना साफ सुथरी चीज़ें थी, मिलावट नहीं थी, इसीलिए वो बीमार नहीं पड़ते थे। आजकल मिलावट है इसीलिए हम बीमार पड़ जाते हैं, इसीलिए हम भारतीय भोजन की तरफ ढंग से देखते नहीं हैं।
क्योंकि हमारे दिमाग में बार बार ये प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि मिलावट है। मैं फिर से बोलता हूँ, मिलावट तो है, लेकिन आप बेस्ट करने मत जाइए, आप बेटर ढूंढिए। क्या आप इससे थोड़ा बेहतर कर सकते हैं अपने आप को? अगर आप बिल्कुल ऐसा भोजन नहीं ला करके टेबल पे रख सकते कि जिसमें बिल्कुल मिलावट नहीं है, ये मैंने मान लिया, लेकिन क्या हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम बेहतर इसके अंदर कुछ काम कर पाएं अपनी थाली में? तो हाँ, हम कर सकते हैं। तो आपने अपने पूर्वजों को देखना है वो क्या करते थे। तो उनका जो सुबह का भोजन होता था, मैं ये सुबह का भोजन बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। तो जो उनका सुबह का भोजन था वो कैसा होता था? वो सीधा सीधा ऐसा होता था कि वो रोटी सब्जी दाल चावल, या तो दाल चावल होते थे साथ में सब्जी होती थी, है ना, या फिर रोटी सब्जी और दाल होती थी, है ना। इस तरीके से वो शुद्ध अपना भोजन करके जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा इससे ठीक पहले वो थोड़ा सा कच्चा आहार ले लेते थे, जिसे हम फ्रूट कहते हैं। अब फ्रूट के अंदर भी बड़े सारे कंसेप्ट हैं, है ना। हम 4-5 तरह के फलों को मिक्स करके ले रहे हैं। आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता है, लेट मी टेल यू। वो सीधा सीधा स्पष्ट कहता है कि भाई आपका जो सीजन है, जो रीजन है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं और जो ऋतुचर्या चल रही है उसको आप फॉलो करिए। जो सीजन है, जैसे इस समय जो टाइम चल रहा है उसमें एक फ्रूट आता है अमरूद। अमरूद इतना गजब का फ्रूट होता है कि आप जो भी प्रॉब्लम बोलिए, विटामिन सी का प्रॉब्लम है, आपके डाइजेशन का प्रॉब्लम है, सब चीज़ों में बहुत अच्छा होता है। तो आपने अमरूद लिया, आपने उसको च्यू करके अच्छे से खाया, अच्छे से एंजॉय करा। 2-3 तरह के, एक खट्टा फल भी ले लिया, मीठा फल भी ले लिया, मिक्स नहीं करा, खिचड़ी नहीं बनानी है। हमने उस फल को एंजॉय किया, उसको पचने दिया, 15-20-25 मिनट हो गए। उसके बाद सुबह का अपना प्रॉपर मील लिया, कंप्लीट मील लिया, भोजन करा, जो कि रोटी सब्जी दाल हो सकती है। अमरूद रिक्शे वाला भी भारत में लेकर के खा रहा है, क्योंकि सीजन का है, सस्ता है। यही अमरूद अगर मैं गर्मी में लेके खाऊंगा तो पहली बात तो मिलेगा नहीं, और अगर मिल गया तो बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा होगा। और दूसरा, उसमें प्रिजर्वेटिव भी डाल सकते हैं या किसी तरीके से उसको पका सकते हैं, तो वो चीज भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम, आप देखिए ना, गाजर देख लीजिए, गाजर 12 महीने आती है। खीरा देख लीजिए आप। लोगों को ये भी नहीं पता है कि कौन सी सब्जी, कौन सा फल सीजनल है। वो कहते हैं हमारे एरिया में मिलता है, दिसंबर में भी मिलता है खीरा। खीरा मिल रहा है और आप ले रहे हैं। आप ले क्यों रहे हैं? आप डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई भी नहीं होगी उसकी। आपने डिमांड जनरेट करिए, क्योंकि खीरा आपको अच्छा लगने लग गया, आप हैबिचुअल हो गए हैं। आप सर्दी में बैठ के भी खीरा खा रहे हैं। गजब की बात है। सर्दी में मूली आती है, मूली खाएंगे तो हमारा वात बढ़ जाएगा, गैस बढ़ जाएगी। ये हमारी सब विचारधारा है। मूली सूली हो जाती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर आप शाम में बैठ के खाते हैं। आप सुबह सुबह क्यों नहीं खा रहे हैं? आप अपने नाश्ता जिसको कहते हैं उसको भोजन बनाइए, भोजन से पहले मूली लीजिए, चबाइए उसको बैठ के, आपका वात नहीं बढ़ाएगी। और भी रास्ते हैं, मैं यहाँ पर सारी बात तो एक ही इसी इंटरव्यू में नहीं कह सकता हूँ, इस पॉडकास्ट में, लेकिन मूली का समय है, आप मूली लीजिए, मूली कच्ची चबाइए, उसके बाद आप प्रॉपर भोजन करिए। भोजन कैसा? जैसे आपके पूर्वज करते थे। क्या करते थे? रोटी सब्जी दाल चावल खाते थे। अब वो जिस दिन चावल खाते थे उस दिन रोटी भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। हमारी थालियों में क्या है? चावल भी लेंगे, रोटी भी लेंगे। 2 तरह का अनाज, उसके एंजाइम अलग अलग सिक्रीट होंगे, वो सड़ेगा ही, वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, वो आपकी हेल्थ को बिगाड़ देगा। तो आप एक ही तरह का अनाज लीजिए, उस अनाज में देखिए कि आप कैसे काम कर सकते हैं। पहले के लोग ये आटा जो होता था फाइबर रिच होता था। आजकल हमारा आटा फाइबर रिच नहीं है, हमारा आटा तो प्रिजर्वेटिव वाला है। आप देखिए कि आप बिल्कुल ताज़ा गेहूं लेकर के उसको, मतलब आप पिसवा लीजिए, कितने समय तक उस गेहूं के आटे को आप रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। लेकिन हमें तो आशीर्वाद मिल रहा है आजकल, और आशीर्वाद के ज़रिए वो आटा लंबे टाइम तक रुका हुआ है। क्या मैं किसी भी कंपनी या ब्रांड के अगेंस्ट बोल रहा हूँ? नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। वो आप तक आटा कैसे पहुँचाएंगे? बहुत मुश्किल है। तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि आप चक्की जा करके आटा लेके आइए? हो सकता है किसी के लिए संभव हो, किसी के लिए ना हो। जो कर सकता है अच्छी बात है, जो नहीं कर सकता कोई बात नहीं। जो नहीं कर पा रहा वो इसी चीज़ में क्या करे कि बेहतर हो जाए। हमें बेटर करना है, बेस्ट नहीं करना है।
ये बेस्ट की लड़ाई में कोई निकलता ही नहीं है फिर, और बेटर भी करना छोड़ देता है। हमें बेटर कराना है। 1% बेटर अगर आप अपने जीवन को रोजाना करते हैं, 100 दिन में आप 100% पे पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं आज ही 100% बेटर कर दूं और बेस्ट कर दूं, उस चक्कर में मैं निकला ही नहीं घर से, तो 0% पे रह जाऊंगा। तो बात बहुत सिंपल सी है कि आटा आपने लिया, उसके अंदर हमारे पूर्वज सिंपल करते थे कि चने, भुने हुए चने का आटा निकाल लेते थे, जिसे सत्तू कहते हैं। सत्तू के आटे को नॉर्मल आटे में मिक्स कर देते थे। 40% सत्तू का आटा हो गया, 60% गेहूं का आटा हो गया, मिक्स करके गूंद के रोटी बना लेते थे। अब इस रोटी में आपका कार्बोहाइड्रेट कम हो गया, प्रोटीन चला गया। प्रोटीन चला गया। प्रोटीन जाने के बाद जो दाल वो लोग लेते थे, उस दाल पे घी होता था, रोटी पे देसी घी होता था। हम कहेंगे देसी घी प्योर नहीं मिलता, मैं ये बात मानता हूं, मैं ये बात मानता हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिना देसी घी के गुजारा भी नहीं है। अब आप इसमें बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह सकते हैं कि उसमें बहुत पशुओं के साथ ये होता है ना, गाय के साथ बहुत अत्याचार होता है। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं। मैं यहाँ पर कोई देसी घी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर भी रहा हूं। मैं कहता हूं कि कुछ ऐसी ऑथेंटिक जगहें हैं, वहां से आप दवाई के तौर पे ले लीजिए, भर भर के उसमें खाना मत बनाइए देसी घी में। 1 चम्मच देसी घी दवाई है फीमेल के लिए। एटलीस्ट फीमेल का हार्मोनल हेल्थ इतना बिगड़ रहा है, मेल से ज्यादा फीमेल बीमार पड़ी हैं और फीमेल से ज्यादा बच्चे बीमार पड़े हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पीछे न्यूज़पेपर आर्टिकल कहता है कि हर 3 में से 1 बच्चे का ट्राइग्लिसराइड हाई है, और दिल्ली उसमें से टॉप पे है, नंबर 1 पे है, जहां पर कि बच्चे में 9 साल के बच्चों में हाइपरटेंशन, हाई बीपी की प्रॉब्लम देखी जा रही है। क्यों? भोजन सही नहीं है। और आप देखिए कि घी की क्यों जरूरत है, या फिर फैट की क्यों जरूरत है आपकी मील में। हम फैट फ्री के चक्कर में पागल हो जा रहे हैं। अगर आपके मील में, आपके भोजन में फैट है, प्रोटीन है, तो संतुष्टता रहेगी, सेटिस्फेक्शन रहेगी। आपके सेल्स को, आपके कोशिकाओं को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो देसी घी यानी कि उसी से ही सारी की सारी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन हमें आती है, प्रोटीन से ही हमें सेटिस्फेक्शन आती है। आप एक वर्ड नोट कर सकते हैं, जिसको गूगल भी कर सकते हैं, सेटाइटी लेवल। अगर सेटाइटी नहीं होगी तो फिर क्रेविंग ही होनी है, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं है। हर 2 घंटे में आपका सेल्स तो मांग ही रहे, सेल्स तो जन्मों से भूखे पड़े हैं, सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, और आप दिए जा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। अब भारतीय जो भोजन की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि जो सुबह का भोजन है, वो अगर आप रोटी सब्जी दाल चावल भी घर में खाते हैं, तो अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो आप दाल ज़्यादा लीजिए, चावल खेत का चावल लीजिए, बासमती नहीं, जिसके अंदर थोड़ा स्टार्च भी हो, चलेगा ना। उसके अंदर गुड, एक तरह से कॉम्प्लेक्स कार्ब है। जो स्टार्च है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो रिक्वायर्ड है। उसकी क्वांटिटी को कम रख करके दाल की क्वांटिटी को ज़्यादा करिए। दाल में प्योर 1 चम्मच देसी घी डालिए। जैसे मैंने आपको बताया, हर फीमेल की लाइफ में, हर फीमेल की बॉडी, महिलाओं की बॉडी में 1 चम्मच देसी घी रोज का जाना, ये दवाई है, ज़रूरी है। आप पढ़ेंगे इसके बारे में, आप जान पाएंगे कि देसी घी एक ऐसी चीज़ है, या फैट एक ऐसी चीज़ है जिससे हॉर्मोन्स बनते हैं, और एक फीमेल के लिए हार्मोनल हेल्थ के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। अब वो हार्मोनल हेल्थ कैसे आएगी जब तक उसके पास लुब्रिकेशन नहीं, जब तक उसके पास क्वालिटी फैट नहीं है। हमारी थाली से पोषक तत्व मिसिंग है। हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही दाल रोटी सब्जी के साथ हम अपने न्यूट्रिशन को अच्छा करके, ऑर्डर को बदल के, जैसे ऑर्डर के ऊपर बात हुई है तो मैं बता देता हूँ, हम 1 कटोरी दाल पहले खा लें, उसके बाद दाल और रोटी खा लें, और उस दाल में हम 1 चम्मच देसी घी डाल दें। अब रोटी हम अगर ले रहे हैं तो रोटी को हम 1 कटोरी में फिट करें, डालें उसको, और दूसरी कटोरी में क्या होगा, दाल होगी। अगर हमने ये लिया और रोटी खत्म हो गई, अब हमें और रोटी चाहिए, तो रूल बहुत सिंपल है, दाल भी 1 कटोरी और आएगी, अगर 1 कटोरी रोटी और आएगी तो। इस तरीके से आप चलेंगे तो आपका पेट अच्छे तरीके से भरेगा, आप ओवर ईटिंग से भी बचेंगे, जिसके ऊपर हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझने की बात है कि आपके सेल्स को न्यूट्रिशन मिलेगा, और ये वही भारतीय भोजन है, रोटी सब्जी दाल चावल।
या फिर अगर हम और इसको समझें, आप देखिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया दाल बाटी चूरमा ना, हम देख लेते हैं कि दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है। बिहार, लिट्टी चोखा, क्या बात करते हैं आप। लिट्टी इतनी हैवी हो जाती है कि उसके बाद कुछ खाने का मन नहीं करता। कितनी लिट्टी खा लेंगे आप, 2 3, है ना, बहुत रेयर कोई 4-5 लिट्टी खाता है, उतने में वो फुल हो जाता है। क्या है ये लिट्टी चोखा, इसको एक बार एक समझ लें, तब हमें समझ आएगा, भारतीय दर्शन आपको मिल पाएगा कि कितना जबरदस्त हमारे लिए पूरा फूड सिस्टम हमारे एंशियंट टाइम के लोगों ने छोड़ा। लिट्टी, लिट्टी कहीं ना कहीं आटे से बन रही है, तो कार्बोहाइड्रेट है। आप ध्यान से देखिए उसके बीच में क्या डाला है, सत्तू। लिट्टी के बीच में क्या फिल किया हुआ, सत्तू, प्रोटीन, ठीक है, जो कि हमारे जो आटा भी है जिससे वो बना है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको वो ब्लड हमारी स्ट्रीम में जाएगा तो धीरे धीरे शुगर रिलीज करेगा, इसीलिए सत्तू डाला है। दूसरा, प्रोटीन देना था, इसीलिए सत्तू डाला है। उसके बाद क्या आ गया सामने, चोखा, जो कि आलू का भी हो सकता है, बैंगन का भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है ना। अगेन बैंगन आया तो क्या मिला आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलने लगे, विटामिन मिनरल मिलने लगे। आपने लिट्टी को तोड़ा, चोखा डाला, उसके ऊपर ढेर सारा, और उसके ऊपर क्या डाला, घी, फैट आ गया। मुझे बताइए कौन सा न्यूट्रिशन मिस है इसके अंदर, सिर्फ एक मील में। और अगर आपने इसको भरपेट खा लिया, अच्छे से चबा के, चबाने पे मैं बहुत जोर दे रहा हूँ बार बार ही, आराम से बैठ के इसको खा लिया, ग्रैटिट्यूड देके इसको अभिमंत्रित करके खा लिया, ऐसा हो नहीं सकता है कि ये आपकी एनर्जी चुरा ले। ये वो भारतीय भोजन है। आप कहीं पर भी चले जाइए ना, आप साउथ में जाएंगे तो भी ऐसा ही फूड मिल रहा है, गुजरात में जाएंगे तो भी ऐसा ही फूड मिल रहा है, जबकि हमने उस थाली के अंदर, उस रेसिपी के अंदर छेड़छाड़ कर दी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आप एंशियंट टाइम वालों के टाइम की रेसिपी देखेंगे, वो आपको नुकसान नहीं देगी और पोषक तत्व देगी। तो ये भारतीय भोजन की ताकत है जी। भूख लगने पर हम अक्सर छोटा मोटा कुछ खा लेते हैं, तो इसकी क्या वजह है एक तो, और सेकेंडली इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं कि हम कुछ जो भी खाएं हम वो, उससे हम बीमार ना पड़ें। क्योंकि हम अक्सर भूख लग रही है, थोड़ी सी भूख है, चलो फास्ट फूड ऑर्डर कर देते हैं, हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं करके हम ऐसा क्या करें कि हम बिल्कुल बीमार भी ना हो और जो आपको भूख लग रही है वो ठीक हो जाए। जी, अगर अब यहाँ पर 2-3 प्रश्न आपके एक प्रश्न में आ गए जी। एक आ गया बीमारी, बीमार क्यों पड़ते हैं, है ना। दूसरा आ गया कि हम भूख लगने पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं जी। अब आपने कहा कि क्या करें, तो मेरा ये मानना है कि अगर कुछ करेंगे तो वो एक ना एक दिन आकर के हम फेल हो जाएंगे, थक जाएंगे। हमें तो कुछ ये सोचना है कि क्या ना करें, या फिर क्या हम अपने करंट चीज़ को ही हम किस तरीके से कर लें कि हमें वहाँ तक जाना ही ना पड़े कि कुछ करना पड़े। क्योंकि बीमारी के लिए कुछ करना पड़ेगा तो आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बेच ही देगा बड़ा आराम से। तो अब जैसे कि हम भूख लगने की बात कर रहे हैं, तो अगेन बात वहीं आ जाती है, भूख हमारे सेल्स को, कोशिकाओं को लगी थी, हम अपना पेट भर रहे थे सबसे पहले। अगर हम ये नहीं करते तो हम इस चीज़ों से बच जाते, लेकिन हम अपनी हैबिट्स के मारे हो गए हैं, हम अपनी आदतों के मारे हो गए हैं। तो इसके बारे में हम आदतों को डिस्कस कर लें। अब देखिए आदत कैसी होती है, हमें स्ट्रेस हुआ तो हमें मीठा खाना है, ऑटोमेटिकली है। स्ट्रेस होने पे बंदा क्या करता है, शुगर की क्रेविंग हो जाती है उसको, ऑटोमेटिकली है, तो मीठा खाएगा। अच्छा, हम टीवी देखने बैठेंगे, आज तो क्रिकेट मैच है, तो हम क्या करेंगे, चिप्स खाने हैं, पॉपकॉर्न खाने हैं, ठीक है, हैबिट्स है हमारी इस तरीके से बनी हुई है। अच्छा, हम बोर हो रहे हैं, आप घर में बैठ के बोर हो रहे हैं लेट सपोज, तो जोमेटो या स्विगी से आप स्नैक्स मंगा लेंगे, या फिर किसी रेस्टोरेंट पे जाके स्नैक्स ऑर्डर करेंगे। क्यों, हमने लिंक करा है अपनी हैबिट्स को इमोशंस के साथ। हैबिट से ही इमोशन बनता है। इमोशन कैसा है, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस चीज़ में, उस चीज़ में, हर एक इमोशन के साथ हमारी एक हैबिट लिंक है ना। अब जैसे देखिए एक इमोशन है सेलिब्रेशन, मुझे कुछ सेलिब्रेट करना है, तो सेलिब्रेशन बिना केक के कहाँ होता है। हमारी हैबिट वैसी बन गई है कि सेलिब्रेशन का मतलब केक काटना,
है ना। अब बिना केक काटे तो हम सेलिब्रेशन को मानते भी नहीं, ठीक है। तो हमने अपनी आदतों को अपने इमोशंस के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि हम भूख लगने पे खा रहे हैं, पहली बात हमें अपने आप से क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन करना होगा कि क्या ये हमारी बॉडी की हंगर है या ये इमोशनल हंगर है जिसे हम क्रेविंग कहते हैं। क्योंकि भूख तभी लग पाएगी जब तक हम कॉन्स्टिपेटेड नहीं होंगे। 10 में से 9 बंदे इस पूरे भारत में, हर 10 में से 9 लोग कॉन्स्टिपेटेड है। उनको खुद को भी नहीं पता है मैक्सिमम लोगों को कि हमें कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि बिना कॉन्स्टिपेशन का जीवन उन्होंने देखा ही नहीं, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो भूख नहीं लग रही, तो लग क्या रही है? क्रेविंग हो रही है। और अगर जो हंगर लग भी रही है वो आ रही है सेल्स के थ्रू, और वो हमारा जो एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, उसको बढ़ाती है, जिससे हमें महसूस होता है हमारे पेट में कि भूख लगी है ना। धीरे 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 वो बढ़ती है, हमें लगता है कि भूख लगी है। लेकिन हम उसको फीड क्या करते हैं? जैसे कि आपने कहा स्नैक्स, हम जैसे ही स्नैक्स फीड करेंगे, तो मैं अगेन आ जाता हूँ जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी, क्या हम उसको स्नैक्स के थ्रू न्यूट्रिशन दे रहे हैं कंप्लीट? नहीं दे रहे। अब जब वो न्यूट्रिशन हमारे सेल्स तक, कोशिकाओं तक जाएगा ही नहीं, वो रिफाइंड है, वो ब्लड शुगर बन करके हमारे उसमें बैठा रहेगा, या फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा, डिफेकेशन के थ्रू निकल जाएगा, स्टूल पास कर देंगे हम। जब वो जाएगा ही नहीं वहाँ तक, तो सेल्स तो भूखे रह जाएंगे ना। तो हम ये जो थोड़ा 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 स्नैक्स के रूप में खा रहे हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो हम भारतीय भोजन अडॉप्ट कर लें, कंप्लीट फूड ले लें एक समय पे बैठ के, जो कि सुबह का समय है। दोपहर को कम भूख लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ना भी लगे आगे जाके, क्योंकि हमारी हैबिट हो गई है दोपहर को भोजन करने की। अदरवाइज तो हमें 2 जून भोजन पे रहना चाहिए। अभी आपने बात करी थी क्रेविंग की, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्रेविंग क्या होती है, क्यों होती है। सेकेंडली ये है कि है ना, क्रेविंग कई लोगों को पता भी है कि क्रेविंग क्या होती है, क्यों होती है, लेकिन वो फिर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उसके लिए वो क्या करें? क्रेविंग कई कारणों से होती है, लेकिन 2-3 जो उसके बिल्कुल मेन रीज़न है, मैं वो आपको बता देता हूँ। एक उसका रीज़न है कि हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। अब वो स्ट्रेस माइंड का भी हो सकता है, वो स्ट्रेस बॉडी का भी हो सकता है। बॉडी का स्ट्रेस मतलब हमारे सेल्स स्ट्रेस में है कांस्टेंट, कि भाई हमें जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, ये भी एक स्ट्रेस है। दूसरा स्ट्रेस, हमारी लाइफ में आजकल इतनी भागदौड़ है, उसका भी स्ट्रेस होता है, ठीक है। और इस तरीके से एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, तरह तरह के स्ट्रेस हैं। ये स्ट्रेस से होता क्या है? कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल इज एन हार्मोन। हमारी बॉडी में जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज होता है, वो हमारे 3 हॉर्मोन्स होते हैं, उनको डिसबैलेंस कर देता है। क्या क्या? एक का नाम है इंसुलिन, जिसको हम डायबिटीज के लिए मेन मानते हैं। इंसुलिन हार्मोन को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस होने लगता है, यानी कि कोशिकाओं के पास जब इंसुलिन हमारे शुगर को लेके पहुंचता है तो सेल्स मना करने लगते हैं, क्योंकि इंसुलिन जिस गेट से एंटर होता है, जिस ताले पे चिपक घुसता है, उस ताले पे ऑलरेडी स्ट्रेस आकर के बैठा होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कॉज करता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा तो जो आप भोजन कर रहे हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाएगा, वो आपके कोशिकाओं में अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, जिसका नाम है ब्लड शुगर। ब्लड में शुगर का ज़्यादा हो जाना। हो सकता है आपको उससे डायबिटीज़ हो या हो सकता है ना हो सकता है कोलेस्ट्रॉल की तरफ निकल जाए, वो हो सकता है वो फैटी लिवर की तरफ निकल जाए, हो सकता है वो जॉइंट पेन की तरफ निकल जाए, इन्फ्लामेशन करने लगे आर्टरीज में, हो सकता है ब्लॉकेज कर दे। एनीथिंग। इसकी शुरुआत यहीं से हुई जो मैंने आपको बताया। अब ये स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस ने कॉर्टिसोल रिलीज कराया, कॉर्टिसोल ने हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कर दिया, हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आ गई, और उसके साथ साथ क्या हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेटेड है, जिसकी वजह से फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आए। उसके साथ साथ क्या हुआ, ग्रेलिन हार्मोन को उसने ज़्यादा सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया, जो हमारे पेट में होता है, जिससे कि हमें भूख ज़्यादा लगने लगी, ज़्यादा। तीसरा क्या हुआ, तीसरा हार्मोन है लेप्टिन। लेप्टिन क्या करता है? लेप्टिन हमारा फुलनेस हार्मोन है, वो हमें फुलनेस की फीलिंग दिलवाता है, बर्फ आती है उससे, डकार आती है कि बस मेरा तो पेट भर गया। उसको उसने नीचे कर दिया, कम कर दिया। मतलब हमें फुलनेस की फीलिंग भी नहीं आएगी,
ग्रेलिन को बढ़ा दिया, भूख ज़्यादा लगने लग जाएगी। और तीसरा, कॉर्टिसोल की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए कि कितना बड़ा भूचाल आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। अब आपने खाया क्या? आपने फिर भी स्ट्रेस में क्या लिया? अच्छा, चौथी चीज़ एक और हुई, मैं रुक के आपको और बताता हूँ। हमारा गट माइक्रोबायोम में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो और ज़्यादा कॉर्टिसोल निकलने के बाद और ज़्यादा शुगर को क्रेव करते हैं। अब आप जो भी फूड लेंगे, अगर वो मीठी चीनी नहीं भी है तो आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे स्ट्रेस होने पे। कहीं ना कहीं से बॉडी स्वीट को या फिर ग्लूकोज को तेजी से भरना चाहेगी। ग्रेलिन हाई है, आप ओवर ईटिंग कर जाएंगे क्योंकि लेप्टिन लो है। आप ज़्यादा खा जाएंगे क्योंकि एक हार्मोन नीचे आ रखा है, वो आपको ज़्यादा खाने देगा। ओवर ईटिंग हो गई, जितना बॉडी को ज़रूरत भी नहीं थी। और मिला क्या? जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है वो वाला फूड मिला जिसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, जिसके अंदर एक तरह से शुगर ज़्यादा है, वो चीज़ आपको मिली। लेकिन ये शुगर मिल भी गई तो इसको आपके सेल्स एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, अंदर घुस नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया है। अब वहां पर ये शुगर पड़ा है तो अब क्या होगा? ज्यादा शुगर मतलब ज्यादा इंसुलिन निकलेगा पैनक्रियास से। जितना ज्यादा हाईली प्रोसेस्ड ग्लूकोज जाएगा, जितना ज्यादा शुगर हमारे अंदर जाएगा, उतना ज्यादा पैनक्रियास इंसुलिन को सिक्रेट करेगी। मोर द शुगर मोर द इंसुलिन। अब ये ऐसी साइकिल है। अब इंसुलिन वहां पे जाकर के नॉक नॉक करेगा सेल्स को और कहेगा कि भाई इसको अंदर आने दो। सेल्स मना कर देंगे, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा? इंसुलिन बेचारा, उसको कमांड मिली हुई है, वो लिवर के पास जाएगा और लिवर में जो ग्लाइकोजन होता है उसके अंदर जाकर के एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट के रूप में स्टोर कर देगा। वहां पे भी जब बात नहीं बनेगी, जब फैटी लिवर हो गया तो लिवर भी कुछ टाइम के बाद रिजेक्ट करने लगेगा। ये कहानी चलती रहती है, सालों साल, 10, 15, 20 साल बाद जाकर के हम बीमार पड़ते हैं। फिर एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं हमारे, जो कि फैट सेल्स होते हैं, उसके अंदर जबरदस्ती घुसेड़ेगा। हमारा ग्लाइकोजन, हमारा बैली फैट निकलने लगेगा और हम कहेंगे हम तो खाते पीते घर से हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पेट निकला है तो क्या हुआ, हम ऐसा सोचेंगे। और इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन इसमें होगा क्या? एकदम से शुगर हमारा जो ब्लड शुगर है वो एकदम राइज हुआ, इंसुलिन भी साथ साथ निकला और उस शुगर को संभालने के लिए बहुत सारा इंसुलिन जो निकला उसने जोर जबरदस्ती से फैट सेल में उस शुगर को धक्का मार के घुसेड़ दिया। ये ऐसा ही है जैसे दिल्ली का जो मेट्रो है ना, उसके कोचेस के बाहर जो बंदे खड़े होते हैं डब्बों के बाहर, वो जबरदस्ती बंदों को अंदर धक्का दे करके ऐसे टाइट करके दरवाजा बंद करते हैं। इसी तरीके से वो हमारे फैट सेल्स के अंदर ओवर ग्लूकोज को घुसेड़ देगी जोर जबरदस्ती करके। ये होने के बाद क्या होगा? अब आपके पास आपकी ब्लड स्ट्रीम में शुगर बची ही नहीं, एंड शुगर यानी कि ग्लूकोज अगर बचा ही नहीं तो इट इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेल्स कह रहे हैं मेरे को भैया माइक्रोन्यूट्रिएंट भी नहीं मिले, मैक्रोन्यूट्रिएंट भी नहीं मिले, बाकी बॉडी के अंदर से ग्लूकोज भी चला गया आप क्योंकि जबरदस्ती फैट सेल में घुसेड़ दिया, वो भी चला जाने से क्रैश होगा। ये जो पहाड़ की तरह एकदम हम ऊपर चढ़े थे, एकदम से ब्लड शुगर लेवल्स एकदम क्रैश हो जाएगा। बार बार क्रैश आएंगे आपको हर 2 घंटे में, क्योंकि ये ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। दिस इज कॉल्ड साइकिल ऑफ क्रेविंग। आप जितना जल्दी खाएंगे उतना जल्दी इंसुलिन उसको घुसेड़ के कहीं और डाल देगा और साइकिल ऑफ क्रेविंग चलता रहेगा और आप भूखे होते रहेंगे 2-2 घंटे में और ये कहानी कंटिन्यू रहेगी। तो अभी मैंने ये फंडा बताया कि क्रेविंग होती क्यों है, लेकिन यहीं पर हम कुछ ऐसा ले लें जैसे मिलेट जो हमारे पूर्वज खाते थे, वो स्लो शुगर रिलीज करेगा ब्लड में। या फिर आप गेहूं का आटा भी ले रहे हैं तो उसके साथ उसके अंदर कुछ लगाइए, जैसे मैंने सत्तू का आटा बताया। या फिर आप चावल भी ले रहे हैं तो चावल को कम लीजिए, थोड़ा सा ग्लूकोज को कम करिए, अपनी दाल को बढ़ाइए, उसके अंदर फैट डालिए। जैसे ही फैट जाएगा उसके साथ मिक्स होकर के, जो कि देसी घी है या अच्छा प्रोटीन जाएगा, तो वो एकदम से ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेगा और एकदम से फिर नीचे भी नहीं आएगा। तो आपको देर बाद भूख लगेगी, देर बाद भूख लगेगी, तो आपको क्रेविंग बार बार नहीं होगी। हम खाते क्या हैं? सैंडविच। हम खाते क्या हैं? जलेबी। हम खाते क्या है? हम ढोकला खा रहे हैं। हम ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें कि न्यूट्रिशन कम है और ब्लड शुगर लेवल एकदम तेजी से स्पाइक करने वाला है, थोड़ी देर बाद भूख लगने ही वाली है।
अगर तो आप अपने क्रेविंग को शांत कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भूख से खा रहे हैं और उसके बाद आप ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, तो भी तो आप इस ट्रैप में आने वाले हैं, साइकिल ऑफ क्रेविंग। अब यहाँ पर सेकंड इसमें आ जाते हैं कि जिसको क्रेविंग हो रही है वो क्या करे। बड़ा सिंपल है, आपको क्रेविंग इसीलिए है क्योंकि आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट फूड ले रहे हैं, न्यूट्रिशन वाला लेने लग जाइए, भारतीय बन जाइए, भारतीय भोजन लीजिए साथ में। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं। पहला, आपका भोजन करने का तरीका। अगर आप भोजन बहुत जल्दी कर लेते हैं, 2 मिनट के मैगी के टाइम में हम जी रहे हैं और 8 सेकंड के चैट जीपीटी का समय हमारा चल रहा है, हम बहुत क्विक हो गए हैं, तो हम भोजन को भी फटाफट खा के टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए फटाफट ख़त्म करते हैं। तो अगर आप मोबाइल देख करके खा रहे हैं, टीवी देख के खा रहे हैं, तो आपके उस तरह के हॉर्मोन्स और एंजाइम सीक्रेट होंगे ही नहीं, उसको पचाने के लिए मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाएगा, जो कि आजकल सबको है। आप रुक के खाइए, चबा के खाइए। दूसरा मैंने आपको बताया, भोजन करने के तरीके पे काम करिए। तीसरा, आप अपनी नींद अच्छी करिए। मैक्सिमम लोग सोचते हैं हमारी नींद अच्छी है, 62% ऑफ द वर्ल्ड इज स्लीप डिप्राइव्ड। क्यों? कारण क्या है उसका? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिकन स्लीप स्टडी का कहना है कि 62% विश्व को नींद अच्छी नहीं आती। 10 में से यानी कि 6 लोगों की नींद अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? वो ऐसा सोचते हैं कि हमारी नींद अच्छी है। कैसे? एक तो लेट सो रहे हैं, उसको अच्छी नींद बताते हैं, या सुबह उठेंगे भी तो अलार्म लगा के उठेंगे, बिना अलार्म लगाए आंख खुलनी चाहिए, नहीं खुल रही है, खुल भी जाती है तो सर भारी भारी रहता है, या रात को अगर नींद खुल गई तो मुसीबत, दोबारा आने में मुसीबत है। उसके बाद अगर आपको रात को नींद नहीं आई, या रात को नींद आ रही है और आप उठ रहे हैं, तो उसके और भी कारण है। जैसे आप यूरिन करने के लिए उठे थे, फ्रीक्वेंट टाइम यूरिन हो रहा है, वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है, दोबारा नींद आने में मुश्किल है। तो डिस्टर्ब्ड स्लीप से हम जूझ रहे हैं। एक रात की डिस्टर्ब्ड स्लीप आपको आपकी क्रेविंग को 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकती है। आपकी एक रात की नींद खराब हुई, लेकिन हम तो पिछले 10 साल से ढंग से सो ही नहीं रहे हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि किस तरह की क्रेविंग है, और इतनी क्रेविंग आपको नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है? आपके इम्यून सिस्टम ने आपको बचा रखा है। जिस दिन इम्यून सिस्टम भी क्रैश हो गया ना, बरसक हो गया, उस दिन क्रेविंग ऐसी होगी कि वो एडिक्शन का रूप ले लेगी। जैसा कि अभी आपने बताया कि कम नींद भी भूख को इफेक्ट करती है जी, है ना? तो हमारे लाइफ स्टाइल में हम ऐसा क्या करें कि ये जो कमियां हैं, लाइफ स्टाइल की कमियां हैं, उनको हम दूर कर सकें? तो नींद में हमें ये समझना पड़ेगा कि नींद से होता क्या है। अगर हम रात को सो पा रहे हैं तो उसके पीछे एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, हमें ये समझ लेना है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन होगा तो हम सो पाएंगे, मेलाटोनिन होगा तो हम सो पाएंगे, मेलाटोनिन नहीं होगा तो हम नहीं सो पाएंगे। इस पूरे विश्व के जितने भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उन सब में मेलाटोनिन एडेड होता है ताकि नींद आ जाए। नींद आएगी तो डिप्रेशन जाएगा, नींद आएगी तो क्रेविंग्स जाएंगी। आपने देखा होगा जो लोग देर तक जगते हैं रात में, उनको क्रेविंग होने लगता है, खाने की इच्छा होती है। हाँ जी, वो कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढने लगते हैं। वहीं पे मिस्टेक हो जाती है। एक तो पहली बात खाना नहीं था, और जो खा भी रहे हैं लेट नाइट तक जग के, जो वो बिंज ईटिंग कर रहे हैं एक तरह से, उनको खुद नहीं पता है, वो अपने आप को डैमेज कर जाते हैं। वहाँ पर वो मल्टीपल तरीके से अपने आप को डैमेज करते हैं। सो नींद बिगड़ रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेलाटोनिन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। मेलाटोनिन को कौन रिलीज कराता है? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन रिलीज कराता है। सेरोटोनिन को कौन रिलीज कराता है? सनलाइट, धूप। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर देता हूँ। कोई मिल गया मूवी सबने देखी है, उसमें जादू भी देख लिया हमने। अब जादू ने ऐसे हाथ करके बाहर निकाला धूप में, उसने कहा कि धूप, वहाँ पर हमने हंस दिया। हम इंसान हैं, हमें भी ऐसे ही धूप चाहिए। अगर आप धूप नहीं ले रहे हैं तो नींद डिस्टर्ब होने वाली है, ये एक कारण है। बहुत सारे और भी कारण हैं। हमने अपने मन को कह दिया है, बीइंग अ लाइफ कोच मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, हम अपने मन को कहते हैं 12 साढ़े 12 बजे तक सो जाएंगे तो क्या दिक्कत है। याद रखिए, अगर आपने इसको कहा नहीं कि मुझे 10 बजे सो जाना है, सो जाना है,
दिन भर में आपने कई बार गुनगुना दिया, आज तो मुझे 10 बजे सो जाना है। चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। आपको अगले दिन सुबह 3 बजे की अर्ली मॉर्निंग आपको घर से निकलना है, 4:30 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है, ठीक है, या आपको 4:30 बजे की ट्रेन पकड़नी है, लेट सपोज, ठीक है, आपको आपकी टिकट्स बुक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जाना। आप अपने मन को एक दिन पहले बोलना चालू करते हैं, अपने माइंड को, कि मुझे ना रात के 10 बजे तक सो जाना है, मुझे सुबह 3 बजे घर से निकल जाना है, वो लेट हो जाएगा, 1.5 घंटे का रास्ता भी है, मुझे सो जाना है, मुझे सो जाना है, मुझे सो जाना है, अफर्मेशन चल रही हैं। लेकिन अगर हम ऐसी अफर्मेशन ना करें, अब मैं रिलैक्स हूँ, कोई बात नहीं, 12 आ जाए नींद, 12:30 आ जाए, नहीं आ रही तो अच्छा है ना, एक आधी वेब सीरीज़ पूरी कर लूँ, नेटफ्लिक्स तो है ही। अब नेटफ्लिक्स चलेगा तो हमारी हैबिट कैसी है कि चलो लाओ यार एक आधा वो चिप्स का पैकेट खोलो, और हम ये नहीं देखेंगे कि हम रोज़ाना ऐसा करते आ रहे हैं, हम इग्नोर करेंगे। कोई बात नहीं ना, मैं ज़्यादा थोड़ी ना बाहर का खाता हूँ, थोड़ा बहुत ही चिप्स खा लिया तो खा लिया, मैं तो खाना तो घर का ही खा रहा हूँ। खा क्या रहा हूँ? खाना, भोजन तो मैं वैसे भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मिलके हमारी आदतें, हमारे हैबिट्स, हमारा जो पूरा का पूरा स्लीप रिचुअल है ही नहीं। हमने स्लीप रिचुअल सेट ही नहीं करा कि भाई 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 7 बजे तक, 7:30 बजे तक भोजन को कर लेना है, उसके बाद वॉक कर लेनी है, उसके बाद अपने घर वालों के साथ थोड़ी देर बैठ के बातचीत करनी है, जर्नलिंग करनी है, ग्रैटिट्यूड करना है, कोई मेडिटेशन करनी है। हमने कोई स्लीप रिचुअल नहीं बनाया, हमारे पास टाइम भी नहीं है। लेकिन क्या ये हमें सारा कुछ करना चाहिए हर किसी इंसान को? हो सकता है किसी के पास टाइम ही ना हो। कोई आप में से लोग जॉब से ही अपने 8-9 बजे तक घर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ लेट हो रहा है, तब भी जल्दी हो सकता है। आप आज अगर 12:30 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, क्या आज ही मैं आपको बोल दूं 9:30-10 बजे तक सो जाइए, आप कहेंगे पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप 1 बजे सोते हैं, क्या आप 12:30 सोने का ट्राई कर सकते हैं? आप बोलेंगे यस इट इज़ पॉसिबल। आप बेटर की लड़ाई में आइए, बेस्ट की लड़ाई में मत जाइए। आप 12:30 पे आ पाएंगे तो एक दिन 10 बजे पे भी आ पाएंगे, धीरे धीरे होगा। ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं हैबिट में, लेकिन ये चेंजेस आएंगे तो तब जाकर के आपका हार्मोनल बैलेंस रहेगा। अदरवाइज अगर मेलाटोनिन सही तरीके से नहीं निकला तो अगेन वो ग्रेलिन, लेप्टिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। एक रात की नींद अगर खराब होती है तो आप टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट की तरह इंसुलिन रेजिस्टेंट होने लगते हैं। हम लोग ओवर ईटिंग क्यों करते हैं? बहुत आम सा सवाल है। लोग खाते हैं, खाने के बाद में भी वो और ज़्यादा खा लेते हैं। कई लोगों से पूछा तो वो कहते हैं कि हमें टेस्ट अच्छा लगा इसलिए हमने खा लिया। लेकिन एक ही कारण तो हो नहीं सकता, कई कारण हो सकते हैं इसके। तो आप ये बताएं कि ओवर ईटिंग क्यों की जाती है? जी, वो मैं बताता हूँ। ओवर ईटिंग 2 ही कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं है। अगर आप रूट कॉज में जाएंगे, आप बोलेंगे देर आर सो मेनी रूट कॉजेज। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि देर आर सो मेनी कॉजेज। रूट कॉजेज बहुत लिमिटेड होते हैं। देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन कॉज एंड रूट कॉज। अब रूट कॉज को देखिए आप कि इसका क्या है। या तो हमारे भोजन में या खाने में कुछ ऐसा मिला दिया गया कि उसने हमें ओवर ईटिंग करा दी, जिसे कहते हैं MSG, मोनोसोडियम ग्लूकामेट। डोमिनोज के बाहर से निकले थे, ऐसी फ्रेग्रेंस आई कि दिमाग में इमेज किस चीज़ की बन गई? पिज़्ज़ा। अब वो पिज़्ज़ा अंदर हम खाने गए तो घर पे ऐसा लाख कोशिश करने के बाद ये पिज़्ज़ा नहीं बना जो डोमिनोज ने बना दिया। अब वहां पर हम पूरा का पूरा मील लेके बैठ गए कि फ्रेंच फ्राइज भी आने दो, कोल्ड ड्रिंक भी आने दो, पिज़्ज़ा भी आने दो। अकेला बंदा पूरी मील खा जा रहा है, उसके 2 घंटे बाद भी भूख लग जा रही है, क्योंकि ओवर ईटिंग ऐसी कर गया। और जब खाते 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 उसको पता ही नहीं चलता, डोमिनोज में बैठे बैठे उसका खाना जब तक यहाँ तक ना आ जाए, कहीं कि मेरा तो भाई एकदम टाइट हो गया, मुसीबत हो गई, खड़े होना मुश्किल हो गया, बैठना मुश्किल हो गया। भाई खाते वक्त आपको पता नहीं चला कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हो? नहीं पता चला। यही पिज़्ज़ा अगर हमारी घर पे हमारे कोई मदर ने या कोई और बना दे, वही पिज़्ज़ा हम घर पे बैठ के खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं खा पाएंगे आप एक पिज़्ज़ा खाएंगे, आप कहेंगे मेरा पेट भर गया, वहाँ पर आप मील खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, आप वहाँ पे ज़्यादा खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं MSG का यूज़ हुआ है, मोनोसोडियम ग्लूकामेट का, जो कि कहीं ना कहीं हमारे गट और ब्रेन की एक्सेस को डिस्टर्ब करती है
और वो सिग्नल ही नहीं जा पाता है कि मैं फुल हो गया हूँ। फुलनेस हार्मोन को, जो कि लेप्टिन है, उसको डिस्टर्ब कर देती है। मेरे को फुलनेस की फीलिंग ही नहीं आएगी, बर्प ही नहीं आएगा, डकार ही नहीं आएगी, और मैं खाए चला जाऊंगा। और वो एक ऐसा केमिकल हो गया कि जिसकी वजह से मैं जल्दी भी खाऊंगा, मेरे को जल्दी जल्दी टेस्ट पूरा करना है। अगर मैं स्लो खाऊंगा तो भी मुसीबत है ना। तो ये कहीं ना कहीं पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, जो कि हमारा कॉमन है, जो कि हैबिचुअल है। हम भोजन को या खाने को इतना फास्ट खा रहे हैं कि लेप्टिन अपना काम जब तक करेगा देर हो जाती है। हम उससे भी फास्ट हो गए। हमने कहा कि भैया हम किसी के लिए रुकेंगे नहीं, हम आजकल बहुत भागती दौड़ती ज़िंदगी में चल रहे हैं। कई तरह के डकार होते हैं, बर्प। भारत की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि लोगों को डकार आने बंद हो गए हैं। तो एक तरह से ये सिग्नल है बताने का कि भाई पेट भर गया है, अब और भोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आता ही नहीं क्योंकि हम बहुत फास्ट खा रहे हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल समझ लीजिए, एक दिया है, ठीक है। दिए के बगल में हमने एक गिलास रखा और गिलास को हमने उल्टा करके उस दिए के ऊपर रख दिया, वो दिया बुझ जाएगा। कारण हम सबको पता है, कारण हम सबको पता है कि हमारे को जो वो दिया है, कारण हम सबको पता है कि वो जो दिया है वो ऑक्सीजन की वजह से ही जल रहा है, एयर की वजह से ही जल रहा है। लेकिन जैसे ही हमने उसका सप्लाई कट डाउन करा, वो बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। हमें ये साइंस समझ आ रही है, हमें अपनी बॉडी की साइंस नहीं समझ आ रही। हमारी बॉडी में भी तो जठरा अग्नि है। वो जठरा अग्नि में मैं एकदम से खाना फेंके जा रहा हूँ। इट इज समथिंग लाइक कि कोई हवन है, हवन कुंड है, उसके ऊपर एकदम से सब कुछ तिरोहित करे जा रहे हैं, हम फेंके जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। तो उसकी जो अग्नि है, जो प्रज्वलित है, वो भी बुझ जाएगी, मंद पड़ जाएगी। तो इसी तरीके से वो अग्नि भी बुझ जाती है और वो भोजन पड़ा पड़ा सड़ता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि अग्नि तो है जो उसको जला करके प्रोसेस करके आगे उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट को आगे के लिए तैयार कर रही थी, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम तक जाता, वो जा नहीं पाता है। तो हम इतना तेज खा रहे हैं कि हम बीच में ब्रीद इन भी नहीं करते हैं, रुकते भी नहीं हैं। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारा भोजन पेट में और आंतों में तो बाद में पचेगा, मुंह में सबसे पहले पचता है। हमारे दांत जो भगवान ने दिए, ये रियल मिक्सर एंड ग्राइंडर है। हम इसमें जब तक 32 बारी च्यू नहीं करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आर माधवन एक्टर हैं, उन्होंने 21 दिन में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाके दिखाया है जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना करा है कि 45 से 60 बार अपने भोजन को च्यू करा है, बैठ के चबाया है एक एक निवाले को। उन्होंने कहा कि मैंने अपने फैट को ही चबा डाला, चर्बी चबा डाली मैंने अपने भोजन को चबा चबा के। तो हम चबा भी ढंग से नहीं रहे हैं, हम 2 बारी 3 बारी चबाते हैं मैगी की तरह और निगल लेते हैं। हम अपने मुंह का काम पेट से करा रहे हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब हम अपने साथ करते हैं, छोटी छोटी ये हैबिट्स हैं, जब हम ये सारी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तब जाकर के ही ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बड़ी हो रही हैं। अब मुसीबत क्या है, अब हमने चबाया भी नहीं, हम रुके भी नहीं, तो खाना जो भोजन है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाके सड़ रहा है और वो पोषक तत्वों में आगे जाकर के बदल नहीं पा रहा है। और यही सारी की सारे डिजीजेस हमें दे रहा है, सारी की सारी समस्याएं हमें दे रहा है। जब वो सिग्नल गया ही नहीं, तो हम ओवर ईट करे चले जा रहे हैं। आप जानते हैं कि ये आपने 2 बारी करा, 10 बारी करा, 100 बारी करा, अब ये जैसे ही ये ओवर ईटिंग आपकी बॉडी के एडिपोज टिश्यूज के फैट में जाकर के वो ग्लूकोज बैठेगा, अब ये फैट सेल्स डिमांड करेंगे। अब आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि ये डिमांड करेंगे, उस तरीके का गट माइक्रोबायोम बैक्टीरिया भी डिमांड करेगा कि आपको और भोजन चाहिए। तो हमारा एक तो ये बायोलॉजिकल बनता चला जाएगा अननेचुरल तरीके से, दूसरा हमारी हैबिट बन गई होगी जल्दी खाने की। ये दोनों चीज़ें मिल करके वो रूट कॉज बनती हैं कि हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। लेट सपोज आप इसको करके देख लीजिए। आपने कहा मैं कहीं बाहर पे कहीं खा रहा हूँ किसी रेस्टोरेंट में, आप उस रेस्टोरेंट में भोजन लीजिए, बहुत बहुत अच्छा भोजन है वो, ठीक है, बहुत बढ़िया है, या फिर
कुछ ऐसा है कि मैदे वाला है, कुछ ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है, जो कि नहीं खाना चाहिए, आप उसको लीजिए, आप उसको बहुत धीरे धीरे चबा के खाना चालू करिए, आप कम खा पाएंगे। मैं इसका एक लास्ट एग्जांपल देकर के अपनी बात को पूरा करता हूँ। हम चाइना के लोगों को देखते हैं, जापान के लोगों को देखते हैं, उनका डिश आता है इतना सा, बिल्कुल इतना छोटा सा डिश होता है, इतना सा। अब हम पंजाब के लोग हैं, मैं पंजाब में हूँ इस समय। अब पंजाब के बंदे को अगर इतना सा डिश दिया जाए कि इससे पेट भर ले, तो वो कहेगा कि भाई इससे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ये तो मेरे लिए स्नैक भी नहीं है, ठीक है। तो वो उसी से ही अपना उनका भोजन हो जाता है। अच्छा, गजब की बात देखिए, हमारे पूर्वज कह के गए अपने हाथों से भोजन करने के लिए, है ना। हमने अंग्रेजों से चम्मच उठा लिया। मैं कह रहा हूँ कि चाइना और जापान के लोग चॉपस्टिक से खा रहे हैं, चॉपस्टिक्स। भोजन कितना, इतना उठाना क्या है, उसी से राइस उठा देंगे, उसी से नूडल उठा देंगे। जब वो लेते हैं उसको, उसके बाद वो करते क्या हैं, गजब की साइंस देखिए उनकी। पहली बात तो चॉपस्टिक से ज्यादा उठ के आ नहीं रहा मुंह में, जो आ भी गया उसको भी इतनी बारी चबाते हैं जैसे कि हद हो गई, हद हो गई। 15, 20, 25 मिनट अपने एक मील पे लगा देते हैं। साइंटिफिकली हमारा जिस तरीके से शरीर बना है, हमारे को बर्फ 15 से 20 मिनट के बाद आती है, लेकिन अगर हम स्लो खाएंगे तब जाकर के तो वो तृप्ति डकार आएगी, तृप्त होंगे हम। लेकिन हम उसके आने का वेट नहीं करते, पहले ही सारा खाना डाल देते हैं, वो डकार भी आनी बंद हो जाती है, वो फुलनेस की फीलिंग आनी भी बंद हो जाती है, और हम ओवर ईट कर जाते हैं। और यही काम चाइना और जापान के लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो लंबा जीते हैं। और वो ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, कम खाते हैं, उसी में पेट भर जाता है, उनको सेटिस्फेक्शन आ जाती है। हमें लग रहा होता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा स्लो खा करके वेट करिए बर्फ आने का, आपको समझ आएगी कि सेटिस्फेक्शन कम भोजन में भी आने लगेगी। हाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी, क्या इसका भी भूख से संबंध होता है? जी बिल्कुल होता है। जो हमारे सेल्स हैं वो हाइड्रेट होना चाहते हैं। अगेन सारा कुछ सेल से ही बना है। जो माँ के गर्भ में बच्चा जब बनता है तो किस चीज़ से बनता है, एक सिंगल सेल होता है, वो एक सेल से वो 2 सेल्स में डिवाइड होता है, विभाजित होता है। तो हमारे सेल को ही चाहिए सब कुछ, पोषक तत्व भी हमारे सेल्स को चाहिए, हाइड्रेशन भी हमारे सेल्स को चाहिए। मेरे मेंटोर डॉक्टर अवधेश पांडे जी कहा करते थे कि जो भी समस्या शरीर की है वो 2 ही वजह से है। एक, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिसे हम कहते हैं लेट फूड बी दाई मेडिसिन, वो नहीं मिल रहा है, या फिर जलवायु सही नहीं है। जल और वायु, हमें अपना जलवायु सही कर लेना है, सही हो जाएगा। लेकिन वो जो सेल्स का जो जल है और वायु है, यानी कि वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच जाए, जिसके लिए हम योग प्राणायाम बहुत कुछ करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, हम वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचा रहे हैं, और भी बहुत कुछ पहुँचा रहे हैं। साथ में जल यानी कि हाइड्रेशन को हमें अपना सही रखना है। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे सेल्स मांग रहे होते हैं कुछ ऐसे मिनरल या फिर हाइड्रेशन, पानी मांग रहे होते हैं। हमें ऐसी फीलिंग आती है कि भाई हमें किसी तरीके से क्रेविंग हो रही है या भूख लग रही है, हम उस समय खाने बैठ जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा रुकेंगे और 1 या 2 गिलास पानी पी के बैठ के, सिप सिप करके पी के बैठ के देखेंगे, कई बार आप सभी में से किसी न किसी ने अनुभव भी किया होगा कि डकार आ जाती है पानी पीते पीते, और फिर हमें एकदम से फीलिंग आती है कि नहीं, अभी मेरे को थोड़ी देर पहले भूख लग रही थी, मैंने पानी पिया और भूख चली गई। कितनी गजब की बात है, वो भूख थी नहीं, पानी मांग रहा था शरीर, आपने पानी दिया और वो पूरा हो गया। तो बस इतना सिंपल सा साइंस है। सुबह की भूख और जो रात की भूख होती है, या हम कहें कि शाम की भूख होती है, उसमें क्या फर्क होता है? बड़ी गजब की चीज़ है। अभी हाल ही के दिनों में मुझे पता चला कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM, चाइना में एक हॉररी क्लॉक है। इसी तरीके से उन्होंने अपने ऑर्गन सिस्टम को हॉररी ऑर्गन्स कहा है, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को। तो इसी तरीके से हॉररी क्लॉक है, हमारे पूरे दिन का जो टाइम है 24 घंटे का, हर पहर को कह लीजिए या हर 2 घंटों को उन्होंने किसी न किसी ऑर्गन के साथ रिलेट किया है। सुबह 9 बजे तक का जो समय है, जो हमारा आयुर्वेद भी कहता है और वही ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन भी कहती है कि 9 बजे तक का समय का जो ऑर्गन है वो है स्टमक, यानी कि पेट। तो ये पेट का समय है। इस समय आप जो भी देंगे, पेट इस समय एक्टिव है, वो उसको पचा जाएगा।
लेकिन जैसे जैसे ये दिन बीतता है ऑर्गन भी बदलता है। शाम होते होते तक हमारे पास सिर्फ किडनी तक का टाइम बचता है। वो जो किडनी का जो समय आता है शाम के 6-7 बजे तक, 7 बजे के ऊपर सारे वो ऑर्गन्स हैं जो कि वो एक्टिव हैं जिनका भोजन से ज़्यादा सीधा सीधा लेना देना नहीं है। अगर आप तब भोजन करेंगे तो स्टमक किसी और काम में बिजी है, आपने कर लिया तो स्टमक उसको पचा नहीं पाएगा। अब शाम का जो समय है, जो किडनी का समय है, इसीलिए कहा जाता था कि लाइट मील लेना है, शाम को हैवी मील नहीं लेना है। लाइट मील जैसे वाटरी, थोड़ा ढीली खिचड़ी हो गई, ऐसे भोजन को ज़्यादा प्रेफर करना है जिसमें पानी हो, क्योंकि किडनी एक्टिव है, वो निकाल देगी और जो बचा हुआ भोजन होगा बॉडी उतना सक्षम है कि कर लेगी उसको मैनेज। लेकिन हमने अपने रात के डिनर को सबसे ज़्यादा हैवी कर दिया और ब्रेकफास्ट को हल्का कर दिया जब स्टमक सबसे ज़्यादा एक्टिव था। तो हमने अपनी पूरी साइकिल को, इस क्लॉक को उल्टा कर दिया। इस क्लॉक को ही सही रखते हैं चाइना और जापान के लोग, हॉररी क्लॉक के हिसाब से चलते हैं, तब जाकर के वो सही रह पाते हैं। और इवन वो एक चीज़ और करते हैं कि शाम को जैसे सूप जैसी चीज़ें ले लेते हैं कि सूप ले लिया। क्यों? सूप इज टोटली वाटर, किडनी एक्टिव है, किडनी अपना काम कर लेगी, स्टमक एक्टिव नहीं है, स्टमक किसी और काम में बिजी हो गया। लेकिन हम जोर ज़बरदस्ती से शाम को भी स्टमक को ड्यूटी पे लगाते हैं कि भाई काम करना चालू करो। उसके बाद हम अपनी आंतों से भी काम कराते हैं, इंटेस्टाइन से भी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से, जबकि वो उनका टाइम नहीं था, वो एक्टिव नहीं थे। हम जबरदस्ती करा रहे हैं उनसे, और जब जबरदस्ती कराते हैं तो आज नहीं तो कल उनमें प्रॉब्लम्स आती ही हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना वेट गेन करना चाहते हैं, उनको भूख भी बहुत लगती है, वो खाते भी बहुत है, मगर फिर भी वो उनका वेट गेन नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, कई लोग वेट लूज करना चाहते हैं अपने, लेकिन वो डाइटिंग भी कर लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर फिर भी उनका वेट कम नहीं होता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है और ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? वो जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो तरह तरह के सप्लीमेंट लेते हैं। कोई पतला आदमी है तो क्या करेगा, वो कहेगा कि ना मैं प्रोटीन ले लेता हूँ। प्रॉब्लम प्रोटीन ना लेने की वजह से थोड़ी ना वो पतला है, या प्रोटीन ले लेगा तब भी वो बिल्ड नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रोटीन तो रिपेयरिंग का काम करेगा मसल्स की। अगर वो जिम जा रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, वियर एंड टियर हो रहे हैं और प्रोटीन ले रहा है तो दैट्स गुड। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है, बात ये है कि उसका वजन नेचुरली क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्या वो कारण है। प्रॉब्लम आज की डेट में ये हो गई है कि हम रूट कॉज निकालना ही नहीं चाहते हैं। हमें समस्या दिखी और हम उसका सीधा सीधा समाधान करना चाहते हैं, लेकिन वो समस्या आई क्यों, इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है। रूट कॉज ये है कि उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत वीक है, इसीलिए वो पतला है। उसकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन जा रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण की वजह से ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब रस नहीं बनेगा तो रक्त नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा तो मांस भी नहीं बनेगा, मसल मास। वो तभी बनेगा जब रस सही होगा, और रस सही होगा तो रक्त सही होगा। लेकिन हम लगे हैं मसल मास बढ़ाने के लिए सीधा सीधा प्रोटीन लेने में। वो प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा भी कि नहीं होगा, उसके लिए सही एंजाइम्स बॉडी सीक्रेट कर रही है कि नहीं कर रही, हमें जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है। हम सीधा मसल मास को बढ़ाने के लिए सीधा प्रोटीन लेने में लगे हैं। लेकिन अगर हम इसको इस नज़र से देखें कि उसके रक्त तक चीज़ें पहुंचनी हैं तो वो पेट के रास्ते ही जाएंगी। पेट सही है क्या? पेट सही है तो दूसरा प्रश्न करिए, क्या उसकी भूख सही है क्या? हंगर वर्सेस क्रेविंग उसको समझना पड़ेगा। अगर उसको क्रेविंग होती है, हंगर नहीं है, तो उसको रुकना पड़ेगा और अपनी एक्चुअल हंगर को जगाना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। एक्चुअल हंगर होगी तो उसका एक एक तिनका जो भी वो भोजन में लेगा वो सारा पच जाएगा और ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में आएगा वो न्यूट्रिशन तो वो कहीं ना कहीं मसल मास को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, अगर वो कंप्लीट न्यूट्रिशन है तो। और वो जब मसल मास को बढ़ाएगा तो आगे कहानी कहाँ जाएगी? मेद, यानी कि बॉडी का फैट। मेद भी बढ़ेगा, मांस से मेद बनता है, मेद से आगे क्या होगा? बोन्स, अस्थि। अस्थि भी अच्छा होगा, बोन्स भी अच्छी होने लगेंगी, बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। बोन्स अच्छी होंगी तो उसके बाद क्या होगा? मज्जा, यानी कि बोन मैरो।
वो अच्छा होगा, इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, लो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, WBC सही होंगी, स्टेम सेल्स अच्छे हो जाएंगे, स्टेम सेल्स डैमेज नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। उसके बाद अगर ये अच्छा होता है तो शुक्र यानी कि शुक्र और श्रोणिता बोलते हैं, शुक्र यानी कि स्पर्म और श्रोणिता यानी कि ओवा जो फीमेल में होता है, तो ये सही होगा। आपको कोई भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई आप कंसीव नहीं कर पा रहे या फिर स्पर्म काउंट लो रह गया। मतलब ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से चालू हो रही है? रस से, यानी कि एंजाइम से। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना एंजाइम सही करना है, एपेटाइट सही करना है, मेटाबॉलिज्म सही करना है, कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान देना है। ये नहीं है और वो पचा पा रहा है तो अपने कैलोरी को थोड़ा सा बढ़ा देना है। मैं कैलोरी कहूँ तो गलत यहाँ पर थोड़ा सा लोग ले जाएंगे, कैलोरी की जगह आप ये कहिए कि न्यूट्रिशन को बढ़ा देना है। तो न्यूट्रिशन को जैसे आप बढ़ाते हैं और एंजाइम सही है तो पचता है तो शरीर बनता है। ये उन लोगों के लिए हो गया जो अंडरवेट है। अब जो लोगों का वजन ज़्यादा है वो कम नहीं कर पा रहे, वजन कम कौन करेगा? मैंने पहले बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, इसीलिए फैट सेल में वो ग्लूकोज घुसे जा रहा है। अगर आप न्यूट्रिशन दे देंगे तो न्यूट्रिशन में अगर आप प्रोटीन और फैट ज़्यादा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम देते हैं, ग्लूकोज कम देते हैं, उससे क्या होगा? कीटो डाइट नहीं कर लेनी है यहाँ पे कि प्रोटीन ही प्रोटीन लिया और कार्बोहाइड्रेट हटा दिया, उसमें और मुसीबत है। आप बॉडी उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगी और कल को जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगी। इतना आसान नहीं होता है, क्रैम्प्स आते हैं बॉडी में, ये अननेचुरल हो जाता है। लेकिन आपने अपने थोड़े से मील को कम करते हुए कार्बोहाइड्रेट वाले प्रोटीन और फैट को जैसे ही आप बढ़ाएंगे, सेटेटी लेवल बढ़ जाएगा, ओवर ईटिंग घट जाएगा, न्यूट्रिशन सेल तक मिलने लग जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल ज़्यादा नहीं होगा, तो ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा, ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा। इंसुलिन इज एन ग्रोथ हार्मोन। वो खाली उसका काम इतना ही नहीं है कि शुगर को उठाया और सेल में डाल दिया, नहीं, इट इज़ एन ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन निकलेगा तो ना केवल वो आपके फैट सेल्स को बड़ा करेगा, आपके मुंह को भी बड़ा करेगा, आपके पेट को भी बड़ा करेगा, आपको भी बड़ा करेगा, कहीं पे कोई ट्यूमर हो गया उसको भी बड़ा करेगा, कहीं कोई गांठ हो गई उसको भी बड़ा करेगा, सब चीज़ें बड़ा करेगा, क्योंकि उसका काम ही ग्रोथ करने का है। इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आएगा अगर न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी ग्लूकोज की कि भाई मुझे तो चाहिए ना, मेरे को तो एनर्जी चाहिए, बॉडी कहेगी मुझे चाहिए, तो बॉडी स्टोर्ड ग्लूकोज को तोड़ना चालू करेगी, ग्लाइकोजन को तोड़ेगी, फैट सेल्स को तोड़ेगी, वहाँ से ग्लूकोज को निकालेगी और यूटिलाइज करेगी, आपका वेट रिड्यूस होने लगेगा। तो ये सारा खेल जिम करने का नहीं है, ये सारा खेल पोषक तत्वों का है जो सेल्स को मिल नहीं पा रहे हैं। वो मिल जाएं तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। अगर हम आपसे आसान शब्दों में जानना चाहें कि भूख यानी कि हंगर और क्रेविंग यानी कि जो कुछ कुछ खाने की इच्छा होती है, उसमें अंतर कैसे करें, क्या अंतर है, तो वो आप हमें बताएं। जी, क्रेविंग जो होती है वो ऑल ऑफ अ सडन होती है और स्पेसिफिक होती है। मतलब मेरे को यही चाहिए ये नहीं, पहला अंतर है ये। और सडन एकदम से लगेगी, और अगर आपने उस समय नहीं खाया, अगर क्रेविंग हुई है, आप रुक नहीं पाएंगे। आप कहेंगे मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे को एसिडिटी होने लग गई, मेरे को ब्लोटिंग होने लग गई, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, भाई मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, मेरे को तो एंजाइटी हो रही है, ये सब क्रेविंग है। कैसे बाहर आना है मैं पहले बता चुका हूँ। हमारी जो क्रेविंग है, जैसे कि अभी मैंने बताया, मैं उसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि ब्रेन की केमिस्ट्री, इमोशंस और हैबिट की वजह से, इन तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसकी वजह से हमें क्रेविंग होती है। अब या तो हम हैबिचुअल हो गए हैं, हमें हैबिट है कि हमें इस तरीके से खा लेना है और हमें क्रेविंग हो जाती है। दूसरा, हमारे सप्रेस्ड इमोशन है या हम इमोशनली हंगर है, हमारे को हमने हर चीज़ के साथ इमोशन को जोड़ा है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सेलिब्रेशन करते हैं तो भाई केक काटना है, तो हमने इमोशन को जोड़ दिया है। तो इस तरीके से हम इमोशनली हंगर है। अब हंगर को अगर हम समझें तो हंगर बॉडी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, बॉडी सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन क्रेविंग नहीं है। क्रेविंग ऑल ऑफ अ सडन होती है, एकदम से हो जाती है, स्पेसिफिक होती है। लेकिन जो हंगर है वो कहीं ना कहीं ग्रेजुअली धीरे 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 बनती है। तो उसका एक स्केल होता है, हंगर स्केल। 0 से 10 का अगर हम स्केल समझें तो आप अपनी भूख को, अपनी हंगर को रेटिंग देंगे कि मेरा 0 से लेकर 10 के स्केल में कितना भूख लगा हुआ है। अगर आपका हंगर स्केल 2 पे है,
दिस मीन्स आपको ये मान लेना है कि आपको भोजन अभी कर लेना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अगर हंगर स्केल पे भूख आपको लगी हुई है 10 में से 8 पे, आप मान के चलिए आप ओवर ईटिंग करेंगे, क्योंकि आपको भूख इतनी तेज लगी हुई है कि आप कुछ नहीं देखेंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे और चबाएंगे भी नहीं और आप ओवर ईट कर जाएंगे। तो हंगर का अपना एक स्केल है, क्रेविंग का कोई स्केल नहीं है। क्रेविंग टेम्परेरी होती है, हंगर सस्टेन करती है, रुकती है। जैसे अगर मुझे अभी भूख लगी है, सचमुच की भूख लगी है, और आधे घंटे बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैं इस आधे घंटे में बिजी हूँ, आधे घंटे बाद मैं शायद आपको बोलूँगा कि यस मुझे भूख लगी है, तो ये सचमुच की भूख है। लेकिन अगर वही क्रेविंग होगी तो मुझे अभी भूख लगी हुई है, अगर आपने मेरे को आधे घंटे रोका तो मुझे भूख नहीं लगी होगी। तब मेरे को गुस्सा आ रहा होगा कि जब मेरे को भूख लगी हुई थी तब खाने नहीं दिया। लेकिन जो सचमुच की भूख है वो कैसे होगी? तो क्या हुआ, इतना रुक सकते थे हम। तो ये हैबिचुअल भी होता है, और दूसरा कहीं ना कहीं हंगर स्केल पे भूख कम होने का भी एक नतीजा होता है। तो हमें इसमें बहुत माइन्यूटली देखना होता है कि हमें हंगर है या क्रेविंग है। अगर क्रेविंग है तब आप क्या करेंगे? अब क्रेविंग है तो क्या क्रेविंग को शांत नहीं करेंगे? अगर आप क्रेविंग को शांत नहीं करेंगे और आपको हैबिट ऐसी पड़ गई है कि वो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन करा देती है आपके साथ, करना पड़ेगा शांत, लेकिन स्मार्टली करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन से करना पड़ेगा। और अगर हंगर है तो आपको बहुत सिंपल सा फंडा यूज़ करना है कि जो भी आप भोजन कर रहे हैं अपने पेट को 20% खाली रखना है और धीरे धीरे खाना है और होल मील लेनी है, भारतीय भोजन लेना है। कि जो क्रेविंग होती है और जो एडिक्शन होता है, फिर उसमें क्या फर्क रह गया? क्रेविंग जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि वो ट्रिगर हुई ऑन अ टेम्परेरी नोट, जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, बात जल्दी समझ आ जाएगी। मुझे अभी क्रेविंग हुई कि मुझे चॉकलेट खानी है, मैं नहीं खाऊं तो चलेगा, नहीं मिली तो मेरा मन कहेगा कोई बात नहीं कल ज़रूर खाऊंगा, मेरा मन हो रहा है। लेकिन एडिक्शन ऐसा नहीं होता है। एडिक्शन कैसा होता है? चाय का एडिक्शन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे चाय अगर अभी नहीं मिली तो मेरा सर फट जाएगा, मुझे एंजाइटी हो जाएगी, ये एडिक्शन हो गई। क्रेविंग, आज की क्रेविंग अगर हम पूरी करते चले गए और उसका एक हैबिट और बिहेवियरल पैटर्न बन गया, यही आगे जाके एडिक्शन बनती है। शुरुआत में वो क्रेविंग होती है, आगे जाकर के वो एडिक्शन बन जाती है। एडिक्शन का मतलब होता है कि ब्रेन का हाईजैक हो जाना, आपका कंट्रोल छूट गया है, आपका बस नहीं चलता है उस पर। लेकिन क्रेविंग में आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपने अपना कंट्रोल छोड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप अपना कंट्रोल छोड़ चुके हैं। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। जैसा कि अभी आपने बताया कि जब क्रेविंग होती है तो हम सोचते हैं कि जैसे एग्जाम्पल दिया था कि हम चॉकलेट हम कल खा लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि चलो चॉकलेट नहीं है तो हम कुछ और मीठा खा लेते हैं, तो वो भी क्रेविंग के ही आता है क्या? इसके बाद भी एडिक्शन होता है? तो हमें यहाँ पर बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा। आपने कहा कि चलो चॉकलेट नहीं है तो कुछ और खा लेंगे, तो मन क्या बोल रहा है? मन कह रहा है मुझे कुछ मीठा चाहिए। तो ये क्रेविंग चॉकलेट की नहीं है, ये मीठे की एडिक्शन है। शुगर कोकेन से भी ज़्यादा एडिक्टिव होता है, ये हम सबको पता है, हम सबने सुना है। तो ये एडिक्शन है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या हम एडिक्टेड हो गए हैं क्या उसके लिए, या ये क्रेविंग है। तो इस केस में तो मैं यही बोलूँगा कि वो एडिक्शन है, वो क्रेविंग नहीं है। इधर से नहीं तो उधर से आप मीठा ढूंढ ही लेंगे और खा ही लेंगे, चाहे वो चॉकलेट के बहाने मिल जाए चाहे कुछ और के बहाने मिल जाए। क्या क्रेविंग को पूरा करना जरूरी है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप क्रेविंग को पूरा नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है कई बारी। हमें ये देखना है कि हमें क्रेविंग को पूरा करते हुए स्मार्टली कैसे पूरा करना है कि वो पूरी हो जाए, क्योंकि बात ऐसी है कि क्रेविंग कभी पूरी होती नहीं है। मुसीबत यही है, प्रॉब्लम यही है कि क्रेविंग पूरी होके नहीं मानती है। आज पूरी करोगे कल दोबारा क्रेविंग है, फिर उसके बाद दोबारा क्रेविंग है, क्रेविंग ऐसे ही बनी रहती है और हम ऐसा सोचते हैं कि शायद पूरा कर रहे हैं। पूरा नहीं कर रहे हैं आप। क्रेविंग को अगर आप सही तरीके से पूरा करें, जैसे लेट सपोज आपने कहा कि मेरे को कोई एक चीज़ की क्रेविंग है,
या तो आपका उससे पहले और बाद में लिया जाने वाला भोजन संपूर्ण नहीं है, इसीलिए वो क्रेविंग आई है, क्योंकि सेल्स कुछ डिमांड कर रहे हैं और हमारे जो बैक्टीरिया हैं उसमें से कुछ बैक्टीरिया शुगर को लेकर के क्रेव करने लगे और हमारी बॉडी ने शुगर मांगना चालू करा, क्योंकि सेल्स तो एक तरफ से डिमांड करते हैं। अब वो सिग्नल और ये सिग्नल मिक्स हो गया, हमें पता ही नहीं चला कि भाई वो सेल्स जो न्यूट्रिशन मांग रहे हैं या फिर हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो शुगर मांग रहे हैं, कौन सी चीज़ को हमें देना है। हम न्यूट्रिशन तो देते नहीं हैं और हम वहाँ पे शुगर वाला फूड लेने लगते हैं और अपनी क्रेविंग को पूरा करने लगते हैं। वहाँ पर अगर आप न्यूट्रिशन ले लें और शुगर को थोड़ा सा बेटर फॉर्म में ले लें, जैसे कि गुड़, मैं क्या कह रहा हूँ कि वो बेस्ट है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बेटर है और लड़ाई बेटर की है, हमें बेटर की लड़ाई में रहना है। वो चीनी से बहुत बेटर है, आप वो लेंगे तो धीरे धीरे शुगर लेवल स्पाइक होएगा। आपकी क्रेविंग, जो साइकिल ऑफ क्रेविंग हमने समझा था, वो एकदम से बिगड़ेगी नहीं। तो इसी तरीके से हम अपनी क्रेविंग से बाहर आ सकते हैं और क्रेविंग को पूरा करके ही आप बाहर आ सकते हैं। बिना क्रेविंग को पूरा करे आप बाहर आएंगे तो आप परेशान रहने वाले हैं, आपके स्ट्रेस को बढ़ाएगा और स्ट्रेस सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ये बताइए कि मीठा, नमकीन या जंक फूड की क्रेविंग ही क्यों होती है? जी, तो जंक फूड को सबसे पहले ले लेते हैं। दैट इज व्हाट? कार्ब्स। दैट इज व्हाट? द कार्ब्स। और ये कुछ हैबिचुअल भी है। हमारे टेस्ट बड्स को अगर कोई चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो कहीं ना कहीं वो हमारे गट माइक्रोबायोम से भी जुड़ी हुई है। हमारे कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो लवर होते हैं जंक फूड के, वो जंक फूड मांगते हैं और हम एक तरह से प्रोसेस्ड शुगर देने के अपने आप को आदी हो जाते हैं, यानी कि प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए हमारी बॉडी जंक फूड मांगती है। सोल्ट की क्रेविंग इसीलिए होती है कि कई बार हम मिनरल डेफिशिएंट होते हैं, कुछ मिनरल्स को सॉल्ट के थ्रू ही लिया जा सकता है, उसको पूरा करने की बॉडी कोशिश करती है। बहुत सारे लोग मुझे सुन के कहेंगे सॉल्ट में कितना ही मिनरल होता है, ज़्यादा नहीं होता है। यस, नहीं होता है, लेकिन बॉडी डिमांड करती है थ्रू सॉल्ट। आप सॉल्ट डेफिसिट डाइट अगर लेंगे, भोजन लेंगे जिसमें सॉल्ट है ही नहीं, फीका भोजन अगर आप लेंगे, नमक है ही नहीं, तो भी आप देखेंगे कि प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके साथ दिक्कत रहेगी, क्योंकि आपके बहुत सारे मिनरल्स जो बॉडी में बन रहे हैं वो सॉल्ट की वजह से ही बन रहे हैं या पहुंच रहे हैं, वो सॉल्ट की वजह से ही पहुंच रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम शुगर पे। शुगर का बहुत सिंपल है, हमारे सेल्स को शुगर चाहिए, मिल नहीं पा रही, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा कारण क्या हुआ? हमारे कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि शुगर लवर है, वो भी मांग रहे हैं। दूसरा, वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो रहा है, फैट बॉडी में बढ़ गया है, जिसको मैं वेस्ट कहता हूँ, फैट नहीं कहना चाहिए। वो वेस्ट भी ग्लूकोज मांग रहा है, पूरी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए और शुगर एडिक्शन बन गया है हमारे लिए, ये भी एक कारण है। इसीलिए भी हम उसके हमारे को क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग ना बोल करके हमें बोलना चाहिए शुगर की एडिक्शन हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के अंदर हार्मोनल बदलाव आते हैं, जैसे कि पीरियड्स का टाइम है या फिर मोनोपॉज की का टाइम है, तो ऐसे में भी क्रेविंग होती है। तो इस क्रेविंग का कितना, मतलब इस हार्मोनल बदलाव का क्रेविंग पे कितना इफेक्ट पड़ता है? हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हार्मोनल बदलाव होता क्यों है और ये क्या है। आप ये मान के चलिए कि सूरज का तो हमें इम्पोर्टेंस पता है कि विटामिन डी देता है ना। हमने यही मान लिया है कि भगवान सूर्य नारायण सिर्फ विटामिन डी देते हैं, उसके बाद क्या काम करते हैं हमें नहीं पता है। दिन कर देते हैं, रोशनी कर देते हैं, हीट दे देते हैं, टेम्परेचर दे देते हैं, बस इतना ही पता है हमें। बारिशें ले आते हैं, सीजन ले आते हैं, यही हमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। चलिए, इतना तो पता है कम से कम कि इतने काम तो करते हैं, उनका होना है तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस है। व्हाट अबाउट मून? चंद्रमा की बात कर लीजिए। चंद्रमा जो चांद है वो 15 दिन के लिए आता है, बाकी के 15 दिन नहीं आता है, ठीक है। अमावस्या की रात भी आती है, पूर्णिमा की रात भी आती है, ये सारा साइकिल है। चंद्रमा इट्स समथिंग लाइक जो हमारे ओशियन है उसमें जितना भी टाइड चल रहा है, लहरें आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, ये सब कंट्रोल चांद करता है। आप देखिए ना, कोई भी आप बैटरी देख लीजिए तो उसके अंदर सॉल्ट होता है,
है ना। सॉल्ट की वजह से ही वो कहीं ना कहीं वो चल पा रहा है। इसी तरीके से जो ओशियन है उसको चार्ज मिलता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किससे मिलता है? चंद्रमा से मिलता है, क्योंकि हमारे ओशियन के अंदर भी सॉल्ट है, सी सॉल्ट। ठीक है, अब मैं ये बात इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ हो रहा है, आप कहेंगे तो मैं कहाँ ले आया। आप हमारी ह्यूमन बॉडी को देखिए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में बाहर है वो अंदर है। अगर हम कहते हैं कि पृथ्वी पे, भूतल पे 60 से 70% पानी है, जल है, तो हमारे शरीर में भी 60 से 70% पानी है। तो सॉल्ट भी होगा उसमें, कैल्शियम भी होगा उसमें, तरह तरह के तत्व भी होंगे। हैं क्या वही समुद्र में है? वैसे ही है जैसे हमारे अंदर है, सेम है। अब फीमेल हेल्थ को देखिए आप, फीमेल का पूरा हेल्थ हॉर्मोन्स के ऊपर टिका हुआ है, हार्मोनल हेल्थ के ऊपर टिका हुआ है। अब इस हार्मोनल हेल्थ में किस तरीके के बदलाव होते हैं? पूर्णिमा की रात को अलग बिहेवियर है हर फीमेल का, अमावस्या की रात को अलग वो है, टाइड्स बदल जाती हैं, लहरें बदल जाती हैं अंदर के पानी की। तो हॉर्मोन्स को सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस समय क्रेविंग्स होंगी, जब हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आएंगे, या फिर मैं यूं कहूं जो एक नेचुरल फिनोमेना है, मेंसेस आएंगे, या फिर पेरी मेनोपॉज आएगा, या प्री मेनोपॉज आएगा। ये 3 टर्म बोल दी मैंने आपको। प्री मेनोपॉजल अगर इफेक्ट्स आप देख रहे हैं तो दिस मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग। मेनोपॉज जब नहीं होना चाहिए था, उससे समय से पहले हो गया, समय से पहले हो रहा है, तब जो चीजें आ रही हैं वो उन्हीं क्रेविंग्स को एडिक्शन वो बन चुकी हैं, उसी वजह से आ रही हैं। सारा सिस्टम खराब हो चुका है, उसी वजह से आ रही है। उसको तोड़ना कैसे है मैं इसमें पहले बता चुका हूं कि उससे ओवरकम क्रेविंग से कैसे करना है। लेकिन अगर वो पेरी मेनोपॉज है, या फिर वो जनरली मेंसेस हैं, या वो जनरली एक ऐसा दिन है जब एक फीमेल को क्रेविंग होती है, फीमेल्स को होती है क्रेविंग, तो उस क्रेविंग को बेटर तरीके से ओवरकम करना है, रादर देन अगर आप बेस्ट की ख्वाहिश कर रहे हैं और बेस्ट मिल नहीं पा रहा, उस चक्कर में हम बैड को चूज कर लेते हैं। बैड की जगह थोड़ा सा बेटर चीज को ऑप्ट करना है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, आपको क्रेविंग हुई कि भाई हमें तो ना मैगी ही खानी है। मैं बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ, मैं कोई नेचुरोपैथ भी नहीं हूँ मैं कि मैं आपको ये कहूँ कि मैगी की जगह आप खीरा और टमाटर बैठ के काट के खा लीजिए। हो सकता है फीमेल कहे कि ये कैसी बात हुई। मैं ये कहता हूँ कि इससे थोड़ा सा एक स्टेप बेटर आ जाइए। मिलेट का नूडल मार्केट से कहीं से मिल जाएगा, वो बना के खा लीजिए। इट इज बेटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेस्ट। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। आपको चीनी की क्रेविंग है तो गुड़ ले लीजिए। आपको उस क्रेविंग की जगह थोड़ा सा बेटर चीज दे देनी है कि आपकी वो क्रेविंग भी बनी रहे और वो शांत हो जाए क्रेविंग, और आपको एंजाइटी ना हो। अदरवाइज अगर वो फीमेल उस चीज को नहीं करेगी तो उसका सर भारी होने लगेगा, गैस्ट्रिक हो जाएगा, मूड स्विंग होंगे। मूड स्विंग एक मेल नहीं समझ सकता, एक फीमेल समझ सकती है कि किस तरीके से मूड स्विंग होते हैं। वो समझा भी नहीं पाती हैं किसी को। ये मूड स्विंग्स ना हो इसके लिए हमें भगवान ने ये 2.5 इंच की जो जबान दी है ना, इसमें टेस्ट बड्स हैं, और ये टेस्ट बड्स जो दिए गए हैं ये एक रीजन की वजह से दिए गए हैं कि ताकि तरह तरह के टेस्ट हमें मिलने चाहिए। लेकिन ये नहीं बोला था उन्होंने कि वो जो टेस्ट हैं वो केमिकल वाले फूड से ही ले। उसका ऑल्टरनेट जब आप ढूंढेंगे, थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करेंगे, तो आप एक बेटर हेल्थ को अचीव कर पाते हैं, आप सही हार्मोनल हेल्थ को अचीव कर पाते हैं। वैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि भूख और क्रेविंग दोनों का ही सीधा संबंध आपके वजन बढ़ाने से भी होता है। तो वजन घटाने के लिए क्या इन दोनों को बिल्कुल टोटली कम कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आपको वजन घटाना है तो सबसे पहली बात तो बड़ी सिंपल है। अगर आप भूख लगने पे ही भोजन करेंगे, घड़ी देख के भोजन नहीं करेंगे, जल्दबाजी में भोजन नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि नहीं नहीं घर में बना है तो खा लो, वेस्ट हो जाएगा, है ना। हमारे हमारे ना फूड के साथ अलग ही तरह के इमोशंस इन्वॉल्व हैं कि अरे भगवान पाप देगा अगर ये बच गया तो, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें हम बोलते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे, आप यू नीड टू लिसन टू योर सेल्फ। आप आंख बंद करके अपने आप से पूछेंगे कि ठीक है मेरे सामने थाली तो आ गई या आने वाली है, क्या मुझे इस समय भूख लगी है, या मैं आधा 1 घंटा रुक जाऊं तो चलेगा।
अगर मैं थोड़ा सा ठहर जाऊं तो चलेगा, या अगर अभी मेरे को भूख नहीं है और मैं दोपहर को भोजन कर लूं, अभी नहीं है, लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूं कि सुबह का भोजन करना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है, बात ये है कि बॉडी को एडजस्ट होने में हो सकता है थोड़ा बहुत 1-2 दिन 3 दिन का टाइम लगे। आपकी रियल हंगर को जागने में थोड़ा सा समय लगेगा। आपको अपनी बॉडी की सुननी है, कुछ नहीं देखना है क्या समय हुआ है क्या नहीं, 2 से 3 दिन तक। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तभी ये चीज़ें करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लो बीपी नहीं रहता है तभी ये चीज़ें करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको हाइपर एसिडिटी गैस्ट्रिक का कोई अटैक नहीं रहता है तभी ये चीज़ें करनी है जो मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज़ तो जितना मैं पहले बता चुका हूँ उतना ही करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि आप थोड़ा सा डिले करिए, देखिए, पूछिए अपने आप से कि सचमुच में भूख लगी है, पानी पी के देखिए। उस समय आपको लगेगा पानी पी के भी शांत नहीं हो रहा है और मेरे को आधा 1 घंटा हो गया है और मुझे भूख लगी है, तब ज़रूर भोजन कर लीजिए। एक चीज़ आपको और यहाँ पर बता देता हूँ कि जब आप भोजन करते हैं तो हम भोजन इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास और कुछ करने के लिए है नहीं। अगर आप अपने आप को पूरा दिन व्यस्त कर लें, आप अपना वो वाला दिन देखें जिसमें आपको पानी पीने की फुर्सत नहीं मिली, आपको ख्याल भी नहीं आया होगा कि मुझे भोजन करना था। लेकिन अगर आप खाली बैठे हैं तो चलो बैठे हैं तो कुछ खा ही लें क्योंकि बोर हो रहे हैं हम। तो ये जो मुसीबतें हैं ये आपके बॉडी वेट को कम नहीं होने देंगी। लेकिन अगर आपने भूख से भोजन कर लिया, सही भूख से, याद रखिए आपका वजन अपने आप घटेगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वो वजन वहाँ पे आ जाएगा जहाँ हमारी बॉडी उसको लाना चाहती है। हमने उसको बढ़ा रखा है बिना भूख के भोजन कर करके। तो ये बहुत सिंपल सा साइंस है। सिकंदर जी, आज आपने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये ज़रूर पसंद आएगी और हमारे दर्शक हमारे पास में फीडबैक भी भेजेंगे। अगर उनका कोई सवाल होगा तो वो भी ज़रूर भेजेंगे और हम आपको दोबारा से वो सवाल भी भेजेंगे, साथ में हम उस पर एक बार और चर्चा भी करना चाहेंगे। इसके अलावा हम हर बार एक नया टॉपिक लेकर के दर्शकों के सामने भी आएंगे। सिकंदर जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, आपने इनवाइट किया, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।